बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आज की सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। वैसे व्यूअर्स, मैं हमेशा सोचती हूँ दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं। बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कुछ लोग बेचारे ज़रा बेवकूफ़ से भी होते हैं, कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, कुछ लोग ज़रा सड़ियल से होते हैं। वेरियस डिफरेंट किस्म के लोग तो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक किस्म के लोग जो हैं वो अपने लिए बड़े मसाइल खड़े करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बड़ी प्रॉब्लमेटिक बनाते हैं, और वो हैं वो लोग जो बहुत वहम करते हैं, जो हर वक्त अपने दिमाग में कोई कंस्पिरेसी थियरी लेके बैठे होते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो जनरली वहम करते हैं कि आय हाय काली बिल्ली सामने से गुजर गई, अब तो पूरा दिन बुरा गुजरेगा या कुछ बुरा हो जाएगा। आँख फड़क रही है तो इसका मतलब है कि पैसों का नुकसान हो जाएगा, या मतलब पता नहीं कौन सी वाली आंख फड़कती है तो कहते हैं कि पैसे आ रहे हैं, तो दूसरी आंख फड़क रही है तो पैसे जा रहे हैं। हाथों में खुजली हो उस पर भी ये बात की जाती है। बाहर के ममालिक में सीढ़ी के नीचे से नहीं चलना, क्योंकि अगर सीढ़ी के नीचे से, अगर सीढ़ी लगी हुई है ऐसे और आप उसके नीचे से गुजर जाएं तो इसका मतलब है कि आपका पता नहीं कितने सालों का बैड लक होगा। नमक गिर जाए तो इसका मतलब है कि बैड लक होगा। तो बहुत से लोग अपने कंधे के ऊपर से नमक फेंकते हैं जब नमक गिर जाता है। एक तो ये वाले स्वीट से मासूम से वहम होते हैं, बट ऑब्वियसली अगर ये वहम ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाएं तो फिर ये वहम नहीं रहते, फिर ये एक्चुअली ऑब्सेशंस बन जाती हैं, कंपल्शंस बन जाती हैं, जो आगे से आपको ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो अगर तो किसी को खुदा ना खास्ता वहम की बीमारी हो, वो एक बीमारी है व्यूअर्स, और बड़े लोग जो है वो उसको हेल्प नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो होता है कि कान का कच्चा होना, जिसने जो बात कही आपने उस पर यकीन कर लेना और फिर उस बात को अपनी ज़िंदगी का एक सच बिलीव कर लेना। और एक वहम होते हैं कि जनरली इंसान को जो है वो फोबियाज़ होते हैं। मैं इस वक्त फ़ोबियाज़ की बात नहीं कर रही। फ़ोबियाज़ एक बीमारी है, उसका इलाज माहिर नफ्सियात या मेडिकल प्रोफेशनल ही कर सकता है। लेकिन अगर आपकी नेचर वहमी है तो ख़ास एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स कुछ ऐसे वहम होते हैं और कुछ ऐसी पुरानी बातें होती हैं जो लोगों का बहुत दिल ख़राब करती है, लोगों को हर्ट भी कर देती है। अब एक तो जैसे कि मैंने कहा ना काली बिल्ली का गुजरना, ये व्हाटएवर। अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ऐसे मामलात होते हैं जैसे कि शादियों पे अगर किसी बच्ची की तलाक हो गई है या वो बेवा हो गई है और मेहंदी लगाई जा रही है, जिस तरह मेहंदी के फंक्शन पे जाके हाथ पे मेहंदी लगाई जाती है, पैसे दिए जाते हैं, वो जो नज़र उतारी जाती है। तो मुझे आज भी याद है कि मेरी एक फ्रेंड ने मेरे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया था कि वो गई मेहंदी लगाने के लिए, तो एकदम से ना उसकी खाला की बेटी की शादी थी, एकदम से उसकी खाला ने उसका हाथ पकड़ा और कहा खबरदार सबके सामने, और उससे ना घसीट के साइड पे ले गई। तो वो बेचारी परेशान हो गई। उसने कहा क्या हुआ खाला? उसने कहा तुम मेहंदी नहीं लगा सकती। उसने कहा क्यों? कहती तुम्हारा निकाह टूटा है पिछले दिनों, तो तुम एक तलाक याफ्ता हो लड़की, तो तुम इसको मेहंदी नहीं लगाओगी। अगर तुम इसको मेहंदी लगाओगी तो इसके साथ भी ऐसा हो जाएगा। लो जी, पूरे ख़ानदान में स्यापा ना पड़ गया कि ये किस किस्म की बात थी करने को। आधे लोग एक साइड पे कि ये बात बिल्कुल ठीक थी और ये तो होता है, और बाकी आधे लोग जो हैं वो कहें कि ये किस किस्म की ज़्यादती की है और उस बेचारी का इतना दिल ख़राब कर दिया। और सबके सामने दबक के बाकायदा वो बताती है कि उसके हाथ को झटका और उसने कहा खबरदार तुम मेहंदी नहीं लगाओगे, और उसको घसीट के ले गई। अब जिसको बात समझ आनी थी उनको तो समझ आ गई ना। और उस बेचारी की क्या गलती जिसकी डिवोर्स हो गई, मतलब उसकी कहानी भी बेचारी बड़ी सैड थी जो उसकी क्यों डिवोर्स हुई वगैरह। ये मैटर नहीं करता कि तलाक क्यों हुई, क्या हुआ। किसी को इंसल्ट करना, किसी को हर्ट करना अपने वहम की वजह से बड़ी गलत बात है। और अगर आपको इतने कंसर्न्स और फेयर्स है तो फिर ना रखें फंक्शन ऐसा जिसमें कोई आके मेहंदियाँ लगा रहा है और ये कर रहा है। वैसे भी ऐसी चीज़ों का ना तो हमारे मज़हब से कोई ताल्लुक़ है और ना ही इन चीज़ों को हमें अपने ऊपर इतना वो तारी करना चाहिए। देन नेक्स्ट लेवल पे जब बात करें, कुछ वहम होते हैं जो हमें ज़िंदगी जीने से जो है वो दूर करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि कुछ लोगों को वहम होता है कि यार हर बंदा जो मुझसे बात करता है वो किसी मतलब से बात कर रहा है, उसका कोई अल्टीरियर मोटिव है, वो मेरा नुकसान चाहता है, वो मेरे से इसलिए बात करें क्योंकि उनको मुझसे कुछ चाहिए। घर के स्टाफ काम कर रहा है, वो जिधर भी कमरे में जिधर जा रहे हैं जो कर रहे हैं उनको ऐसे से गौर गौर से देखना। पूरे घर में बेडरूम्स तक के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं कि हमारी चोरी ना कर ले कोई। अच्छा व्यूअर्स, बात ये है कि इतना ज़्यादा अनट्रस्टिंग एटीट्यूड भी इंसान के लिए बड़ा नेगेटिव हो जाता है। और किसी की मदद करो तो लोग समझते हैं कि इसमें आपका कोई पर्सनल मकसद है।
मैंने इस चीज़ से बहुत सफ़र किया है कि मैं जब भी किसी के लिए कोई अच्छा काम करती थी, कोई नाइस चीज़ करती थी। अब पिछले दिनों की बात करूँगी कि मैं एम शौक किया अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए ना जैम तैयार किया। तो मतलब सीज़न से जा रही थी स्ट्रॉबेरीज़, शहतूत सीज़न में आया हुआ था, तो मैंने जैम्स बना लिए स्ट्रॉबेरी और शहतूत का, और बॉटल्स में डाल के उसके ऊपर स्टिकर बना के पूरा ना वो एक फ़नकारी की और वो सबको भेजा अपने कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली को। अच्छा, आधे लोगों का मुझे फ़ोन आ गया कहते हुए मुबारक हो, तुमने अच्छा नई बिज़नेस शुरू की है, कहाँ पे लगानी है वीडियो? मैंने कहा वीडियो तो नहीं लगानी, मैंने तो वैसे ही भेजा है। नहीं, तुम्हें शाउट आउट चाहिए? मैंने कहा नहीं, मैंने वैसे ही भेजा है। मुझे बाकायदा लोगों को 5-5 10-10 मिनट समझाना पड़ा कि मैंने लाड में बनाई है। जबकि मज़े की बात यह कि ये वाली चीज़ मैं हर 2-3 सालों के बाद जब मेरे पास थोड़ा टाइम होता है या थोड़ा मैं मैनेज कर पाती हूँ, तो मैं इस तरह की कोई ना कोई चीज़ करती हूँ। जैम बना लिए, कोई हलवे बना लिए, कोई मज़े की ऐसी चीज़ बना ली, या बास्केट तैयार कर ली, अपने स्किन केयर हेयर केयर की जो मेरी रेंज है उसके कुछ प्रोडक्ट्स डाल दिए, कुछ इस तरह की होममेड चीज़ें डाल दी, जस्ट एक प्यार और लाड में। उसमें मेरा कोई मकसद, उसका एक ही मकसद होता है अगले से अपने फैमिली फ्रेंड से प्यार का इज़हार करना और ये उनको दिखाना कि यार आप मेरे जहन में थे, चीज़ बनाई तो आपका भी सोचा। जैसे ट्रेडिशनली होता था, घर में कभी भी कोई बड़ी चीज़ बनती थी, ज़्यादा चीज़ बनती थी, तो हमसायों को इर्द गिर्द हम भेजते थे। प्यार दो तो लोग सोचते हैं कि इस प्यार के पीछे भी कोई फ़ायदा छुपा हुआ होगा। सो व्यूअर्स, ये जो वहमी नेचर है ना इंसान का नेचुरली, ये ज़रा टू मच हो जाता है। अब जैसे मिर्चियाँ वारते हैं कि नज़र लग गई, देखिए नज़र बरहक है, लेकिन नज़र उतारने का तरीका, अब अगर नज़र उतारनी है तो सिर्फ काले जानवर से उतारनी है, सदका देना तो सिर्फ काले जानवर का देना है। आप सदका दे रहे हैं, आप किसी भी जानवर का दे सकते हैं। ये मैंने बातें क्योंकि क्लियर की हैं मजहबी स्कॉलर्स वगैरह से, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये काले का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली हिंदू कल्चर से आता है, इसका मज़हब से बड़ा कम ताल्लुक़ है। नज़र उतारने का, आँखों में छोटे छोटे बच्चों के काजल मल देते हैं, छोटे न्यू बॉर्न बच्चों के। अब वो काजल जो है वो बहुत डेंजरस होता है, बच्चों में बिनाई का इशू क्रिएट कर सकता है, ब्लाइंडनेस क्रिएट कर सकता है। सो व्यूअर्स, वहम उस लेवल पे मत अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर हावी करें कि आप अपनी ज़िंदगी ही जीनी छोड़ दें और आपसे लोग तंग होना शुरू हो जाए। अगर घर में शीशा टूट जाए या ग्लास टूट जाए तो एक वावेला मच जाता है कि आए हाय अब कुछ बुरा होने वाला है, बुरा होने वाला। कौवा बोला घर के बाहर तो इसका मतलब है तो खुदा ना खास्ता कोई फौत हो जाएगा। मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो मतलब अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर कौवा बोल रहा है तो घर में मेहमान आ रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ में आए हाय बाहर कौवा बोला है तो खुदा ना खास्ता कोई फौतकी ना हो जाए घर के अंदर। हर बंदा अपनी कोई सोच लेके बैठा होता है। मैं देखिए व्यूअर्स, जहाँ तक कोई चीज़ वैसे ही एक फ़न के पॉइंट ऑफ व्यू से या चले थोड़ा बहुत इंसान वहमी, अब हर बंदे को हर वक्त 24 घंटे व्यूअर्स ज़रा मुश्किल है कि नज़र लगे। कुछ भी हो जाता है, ज़ुकाम खांसी भी हो जाए, नज़र लग गई, नज़र लग गई। अच्छा, किसी ने कोई प्यार से बात कह दी, बाद में अगर किसी की, जैसे मुझे याद है कि एक दफ़ा सेट पे हमारी एक आर्टिस्ट थी, उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने साड़ी का ब्लाउज़ पहना हुआ था, बड़ा खूबसूरत, पूरी साड़ी पहनी हुई थी, बड़ी खूबसूरत। तो जो बच्चा था मेकअप आर्टिस्ट, उसने कहा कि हाय आप ही, इतना खूबसूरत ब्लाउज़ आपने पहना, बड़ा सूट कर रहा है आपको। उन्होंने खैर उसका थैंक यू किया, बात ख़त्म हो गई। थोड़ी देर के बाद ब्लाउज़ की जो हुक्स हैं वो टूट गई, मतलब पीछे से ना वो ब्लाउज़ ख़राब हो गया और वो फिर उस सीन में वो नहीं पहन पाई। हाय हाय, जो उन्होंने उस बेचारे मेकअप आर्टिस्ट की बेइज्जती शुरू की। तुमने हाय कहा था जब तुमने मेरा ब्लाउज पहने हुए देखा, मेरी साड़ी तुमने पहने हुए देखी, तुमने हाय कहा, तुमने मुझे जान के नज़र लगाई, तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है, अब तुम ये ब्लाउज ठीक कराओगे। लो जी, सेट पे डायरेक्टर भी परेशान, प्रोड्यूसर भी परेशान कि वो उस बेचारे ने तो तारीफ, अच्छा वो बेचारा ज़ारों कतार रोना शुरू हो गया। काफ़ी पुरानी बात है लेकिन मेरे जहन में ऐसे दर्ज हुई है। और बाद में मैंने उस खातून से बड़े प्यार से बात भी की। मैंने कहा क्या हो गया है? उसने तो बेचारे ने तारीफ़ की। नहीं, उसने हाय कहा था। हाय नहीं कहते, किसी भी चीज़ की तारीफ़ करके हाय कहते हैं तो फिर नुकसान होता ही होता है। इसीलिए मेरा वो इतना महंगा ब्लाउज़ ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने कहा यार एक ब्लाउज़ ही है, इतनी क्या बड़ी बात है। बट हर बंदे की अपनी सोच होती है। तो अपने वहमों के बायस अगर आप किसी और को गंदा कर रहे हैं, उसको उसकी मिट्टी पलीत कर रहे हैं, उसको इंसल्ट कर रहे हैं, तो व्यूअर्स ये बहुत गलत बात है। और अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये फोबियाज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो राइट टाइम पे इसको एड्रेस करना और इसको रिजॉल्व करना। और कुछ बातें व्यूअर्स दकियानूसी होती हैं, ज़रा नेगेटिव होती हैं, उनको हमें अवॉइड ही करना चाहिए। उनसे बिला वजह बदमज़ियाँ क्रिएट होती हैं और लोग हर्ट होते हैं। और आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं बनता कि किसी को इंसल्ट किया जाए, उनके
कपड़ों पे, उनकी रंगत पे, उनके मतलब जैसे कि अगर किसी बच्ची ने कुछ काला पहन लिया किसी के शादी के फंक्शन पे, तो ये कहना कि ये तो मनहूस है, इसने नहूसत फैलाई है हमारे फंक्शन में। इन चीज़ों से व्यूअर्स हमें निकल जाना चाहिए। हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है, अपने अमाल और जो दुआएं आपको मिलेगी वो लेके जानी है। तो पॉजिटिविटी की तरफ रहें और वहमों से और नेगेटिव सोचों को अपने जहन से निकालें। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ आमना इलियास हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आमना, आपको या आपकी फैमिली में कोई ऐसा वहम है? बहुत सारी चीज़ें मेरे इस टाइम माइंड में आ रही थी, शेयर करो, बात करी थी। कोई ये तो नहीं पाबंदी तो नहीं लगी हुई कि ना करो, बट लेकिन ये कि ये जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स है ना, ये बहुत ज़्यादा बचपन से, जैसे अब तो खैर बिल्कुल ख़त्म ही ऑलमोस्ट हो गए, लेकिन जब बड़े हो रहे थे तो बहुत चीज़ें इस तरह की सुनने में मिली। वो जो एक वो कैंची चलाने से लड़ाई हो जाएगी और वो इस टाइप की चीज़ें कुछ कलर से एसोसिएट कर दी जाती हैं, जैसे वो काला रंग, सफ़ेद रंग, कि भाई ये नहीं पहनना। अगर शादियों में ज़्यादातर ये बड़ी चीज़ें होती हैं कि इवन हमारे तो बड़ी ये चीज़ बड़ी आती थी कि जी अगर आप कुछ चीज़ें ले रहे हो तो इस कलर के कपड़े आपने जहेज़ में क्या लेके ही नहीं जाने, आपके पास होन बरी में भी नहीं होने चाहिए, जहेज़ में भी नहीं होने चाहिए। तो ये कलर्स एसोसिएटेड और ये बड़े सुपरस्टिशियस बिलीव्स, और मैं मतलब समझ नहीं आती थी कि किसी भी चीज़ का, आपकी लक का किसी भी चीज़ के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। और बात ये कि देखो अक्सर हम अपनी इन बिलीव्स की वजह से ना अगले बंदे को हर्ट कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं। अब अगर किसी चीज़ का बिलीफ आपकी फैमिली में है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी में भी हो। छोटा सा एक एग्जांपल है, मुझे कभी भी ये बात नहीं समझ आती कि अंडा जो वार के फेंक देते हैं, देखो खाने की चीज़ है, वही अंडा अगर आप किसी गरीब को दे दे, चाहे छोटा सा सदका है लेकिन सदका तो है, किसी के खाने के काम आ जाएगा। वो अंडा जब आप फेंक देंगे तो वो तो ज़ाया हो गया, वेस्ट कर दिया। मेरे ख्याल से इंसान को पॉजिटिविटी के साथ चलना चाहिए और इस किस्म की चीज़ों को 100% अवॉइड करना चाहिए। 100%। अच्छा किचन में आएंगे, कोई फ़नी बिलीफ्स भी और कोई फ़नी ऐसी चीज़ें भी हुई तो आपने ज़रूर शेयर करनी है जब हम आपके किचन में आएंगे, क्योंकि शेफ़ आमनाज़ किचन भी होगा ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपना पर्सनल फ़र्ज़ समझते हैं कि जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, स्पेशली हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारी जो मीडिया की कम्यूनिटी के लोग हैं, हम उनको ज़रूर ट्रिब्यूट पेश करें। सो आज अलाउद्दीन साहब की डेथ एनिवर्सरी है। एक बेहतरीन फिल्म एक्टर थे आप। आपने फिल्म संजोग से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। आपने 300 से ज़्यादा उर्दू और पंजाबी फ़िल्मों में काम किया। उर्दू फिल्म आस पास की कामयाबी से आपने शोहरत की बुलंदियों को रीच किया, टच किया। आपके लिए स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे जाते थे, आप उनको बखूबी अदा करते थे। फेमस फिल्मों की बात करें तो मेला, संजोग, बदनाम, पाकीज़ा, शम्मा जैसी बेशुमार फिल्में शामिल हैं। बेहतरीन आर्टिस्ट, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। आपकी डेथ 13 मई 1983 को हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद फरमाए। आज हम अलाउद्दीन साहब को याद करते हुए ब्रेक में जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलेंगे शेफ़ आमनाज़ किचन में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक में आमना और मैं ये डिस्कस कर रहे थे कि और किस किस किस्म के वहम होते हैं। देखिए कुछ चीज़ें तो अच्छी होती हैं, जैसे कि सीधे पाँव से कदम रखना घर के अंदर, घर के अंदर कोई हो ना हो बुलंद आवाज़ में अस्सलामु अलैकुम कहना, ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये आप वहम नहीं इनको कंसिडर करते, क्योंकि ये तो पॉजिटिव अमल है जो हमें सिखाए गए हैं। बट जब आपके किसी अमल से आप तकलीफ़ में पड़ रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द वाले तकलीफ में जा रहे हैं, या आपके किसी अमल से कोई बंदा हर्ट हो रहा है, तो उसका ख्याल करना है। राइट, बिल्कुल। अल्टीमेटली देखें व्यूअर्स, अपनी ज़ात के साथ आप जो मर्जी फनकारी करें, जब आप दूसरों को हर्ट करना शुरू कर देते हैं ना, वो अच्छी बात नहीं होती। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, उस बेचारी बच्ची के साथ कितनी ज़्यादती थी कि उसका निकाह टूटा, जो भी मामलात थे, एक बच्ची डिवोर्स हो गई है, उसने आगे मेहंदी लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, सबके सामने उसको झपट लिया। प्यार से भी लेके जा सकती थी कि बेटा एक मिनट मैंने तुमसे बात करनी है, चलो आपको ये वहम है भी, आप उसको बड़ा पॉजिटिवली और कवर करके भी आप उससे कर सकते कि कम से कम सामने वाले की दिलाजारी ना हो। बट वैसे भी ये बातें ना कहने वाली है ना करने वाली, बहुत तकलीफ दें हैं। अच्छा आज किचन में क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं बीफ स्ट्यू। बीफ स्टू क्या होता है? ये एक आप समझ लें बेसिक हमारी, जैसे वो आलू गोश्त टाइप नहीं होता, इसको बिल्कुल धीमी आंच में हम बनाएंगे। अच्छा, ये अगर हम कॉन्टिनेंटल साइड की बात करें ना, बेसिकली ये वो रेसिपी है, उसमें साथ में कैरेट्स और जो है आलू, ये दोनों ऐड करते हैं। लेकिन हम बना रहे हैं बटर बिल्कुल, और दूसरा वो इसको ग्रिल करते हैं
ओवन में डाल देते हैं, तकरीबन 2 to 3 आवर्स उसको अच्छे से कुक होने देते हैं कवर करके। स्टोव टॉप के ऊपर भी बड़ा अच्छा स्टू बनता है। बिल्कुल। और मैंने वेस्ट में खाया हुआ, इसलिए कह रही थी कि ये कौन से स्टू की हम बात कर रहे हैं जी। तो ये हम अपने बिल्कुल जो बीफ के साथ और सिर्फ अभी पहले अनियंस डाल लें। जी अनियंस डाल लें, ऑयल गरम हो गया। एज ऑलवेज अनियंस पहले हम ब्राउन करेंगे, जब हमारे अनियंस ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद हम जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये ब्राउन करके डालना है या आपने इसको बिल्कुल थोड़ा सा सौते करना है, ट्रांसलूसेंट सा हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि इसमें हम सारी जो हमारी जैसे अनियंस हैं, टमाटोज़ हैं और साथ में दही, हम लोग सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देते हैं। बीफ आप देख रहे हैं मेरे पास, मैंने इसको ऑलमोस्ट हाफ कुक किया हुआ है, लेकिन जब आप इसको वैसे बनाते हैं तो ये हमने इसको स्क्रैच से बनाना है, रॉ हम इसमें ऐड करते हैं। हमारे पास थोड़ा सा टाइम का होता है इशू, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको कुक किया हुआ है, अदरवाइज़ वो कम्प्लीटली फिर टेंडर नहीं होता। बट आप इसको हाफ टर्न करके जी रख सकते हैं, रख सकते हैं बिल्कुल। आप पोर्शंस बना के रख लेंगे, जैसे आपने कभी पुलाव बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आप उसके अंदर ये अपना हाफ डन किया हुआ निकालें और उसमें ऐड कर लें। तो इसमें बेसिकली है स्लो कुकिंग प्रोसेस, बिल्कुल इसको हम धीमी आंच में सारी चीज़ें डाल के, सीजनिंग डाल के, दही डाल के, इसको हम ढक के कुक करने के लिए रख देंगे। और ये फिर आराम से ऑलमोस्ट इसका कुकिंग टाइम मिनिमम भी मैं कहूँ तो 1.5 to 2 आवर्स तो है। और अच्छा, बाहर जब स्टू वगैरह बनता है तो ज़्यादातर वो खाया जाता है, लोग क्या करते हैं तो सिंपल पास्ता बॉईल कर लेते हैं या वाइट चावल होते हैं या फिर ब्रेड के साथ खाते हैं। हमारे यहाँ ऑफकोर्स रोटी चावल ये सारी चीज़ें तड़के वाले चावल के हिसाब से बिल्कुल हम उसको, और फिर हम उसको अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से भी थोड़ा सा ले आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। लेकिन ये हाँ कि उसमें वैसे भी वो लोग वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड करते हैं, आपको पता है, लेकिन हम लोग अभी और हमें डालनी चाहिए। मैं ये बात ज़रूर आपको कहूँगी, देखें जहाँ आलू गोश्त बनता है, मटर गोश्त बनता है, तो आप अगर आलू मटर डाल दें, गाजरें भी डाल दें, लुक वाइज भी इतनी अच्छी लगती हैं और साथ में एक आपका कंप्लीट मील भी रेडी हो जाता है। भाई अगर मटर चिकन बन सकती है, मटर चिकन कह रही हूँ, आलू चिकन बन सकती है। एक वक्त होता था जब सिर्फ आलू गोश्त होता, वो बीफ में बनता था या मटन में बनता था, अब तो चिकन भी, क्योंकि अब पसंद उस तरह से ज़्यादा चिकन किया जाता है, बच्चे ज़रा कम ही, मोस्टली बड़े भी इवन कम ही बीफ और इन चीज़ों की तरफ कुकिंग का है यार। जी जी। तो हम इसलिए अब इसको सेम आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं, इसी तरह से ही सेम कुकिंग प्रोसेस है। और उसी तरीके से जैसे भी हम बीफ के साथ बना रहे हैं, इसको ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मैंने इसकी स्मेल कैसे खत्म होगी, आपको पता है बीफ की अपनी एक मखसूस बिल्कुल ये इसको देखिए, सबसे पहले ये इस स्टेज तक अगर आप ले आएंगे ना, जिसको कभी भी आपको इवन अगर अब आगे खैर से ईद का करीब है तो कभी भी आपको स्मेल नहीं आएगी, कुर्बानी का गोश्त होगा। उसके लिए आप क्या करें, आप इसको अच्छे से पहले तो पानी से अच्छे ठंडे पानी से गुजार के स्ट्रेनर में रख लें, तो उसका जो एक्सेस उसके अंदर ब्लड वगैरह होता है तो वो निकल जाए उसमें से। दूसरा फिर आपने उसको एक बॉइलिंग वाटर पैन में डालना है, आपने अच्छा तेज़, जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और विनेगर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, उसमें आप डाल के उसको तकरीबन उसमें अपना मीट ऐड कर दें जी, वो भी आप ऐड कर लें, लेकिन उसमें हम बाद में भुनाई भी कर लें, वो तो ज़रूरी है आप करें। उसमें आप उसको कम से कम भी 5 से 8 मिनट उसको आप उसमें बॉईल करें मीट को, एंड देन वो पानी आप वेस्ट कर दें। फिर आपके पास यानी वो चिकन, आपका जो मीट है वो कुक बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ एक उसकी आउटर कोटिंग जो है वो कुक हो जाएगी, एक कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप चिकन लिवर करेंगे वो भी बहुत अच्छा, इसी मेथड को फॉलो करके। अदरक लहसुन डाल लूँ इसमें? अदरक लहसुन डाल लेंगे और फिर ये इनको हम इकट्ठा जो है वो इसके साथ भून लेंगे, मीट के साथ अदरक लहसुन, और ये सारा जरा इसको भून लेंगे ताकि इसकी वो जो स्मेल वाला, और इसका ज़्यादा ब्राउन होना ज़रूरी जी नहीं, प्याज बिल्कुल ब्राउन करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये हमने साथ ही इसमें फिर हम टमाटर डाल देंगे, सीजनिंग डाल देंगे और उसके साथ दही डाल के इसको हमको ढक के कुक होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए आप इंग्रेडिएंट्स की तरफ जी। इसके लिए जो बीफ स्ट्यू के लिए बेसिक हम लोग इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, उसमें हमारे पास बीफ हमने ले लिया है ऑलमोस्ट 400 से 500 ग्राम, आप अपने हिसाब से ले लेंगे जितना आपको चाहिए। तेल हमारे पास है आधा कप, प्याज हैं 3 से 4 अदद, लहसुन है 1 खाने का चम्मच, अदरक 1 खाने का चम्मच है, सुरख मिर्च साबित है 4 से 6 अदद, बड़ी इलायची है 1 से 2 अदद, और दालचीनी मैंने ले ली हैं 2 अदद। इसमें जो बे लीव्स होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जो साबित गरम मसाला जी, काली मिर्च है 8 से 10 अदद, और ज़ीरा आधा चाय का चम्मच है, लौंग है 6 से 8 अदद, दड़ा मिर्च डाल रहे हैं हम आधा चाय का चम्मच, नमक और धनिया पाउडर ये हम अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर लेंगे। ये देखिए अभी आप मीट ऐड करेंगे इसमें, और इसके साथ ही मैं ना ये सीजनिंग भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये मैंने जस्ट रॉ इसमें सिर्फ थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था और मैंने इसको बॉईल कर लिया था, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। ये देखिएगा तेज़ पत्ता इसमें मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा जो साबित गरम मसाला आपको बताया वो डालेंगे, क्योंकि ये जब स्लो कुक होगा तो फिर इसमें इनका फ्लेवर बहुत अच्छा सा निकल के आएगा। थोड़ी सी हल्दी भी जाएगी इसमें, ये देखिएगा थोड़ा सा ये भून लेते हैं हम, तो फिर उसके अंदर हम लोग टमाटर ऐड कर देंगे और दही डाल, ये देखिए
फिर इसको हम ढक के आधा कप मैं इसमें पानी भी ऐड करूँगी, क्योंकि ये कुक है अभी, बिल्कुल ये रॉ नहीं है। अगर रॉ होगा तो ज़ाहिर है फिर आप ज़्यादा पानी, तकरीबन 1 लीटर पानी तो आप डालेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे आप इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए। अभी ये कुक है तो ये हमारा इंशाल्लाह जल्दी रेडी हो जाएगा। बट वो ये ना कि जब आप इसके अंदर सिरका डालते हैं वो उसके गलने में हेल्प करता है। देन टेंडराइजर डाल लें। बीफ में तो वैसे बेहतर है कि अगर आप डाल लें तो, क्योंकि फिर वो जो मीट है वो बहुत च्यूई सा हो जाता है, तो अगर आप इसमें ये चीज़ें ऐड कर लेंगे तो ज़रा एक अच्छा उसका फ्लेवर हो जाएगा। लेकिन ये दही और टमाटरों से इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है, तो ये इसलिए हम लोग थोड़ा, हमारे खानों में वैसे भी एक ज़रा अच्छी लगती है ग्रेवी हमारे पास अच्छी हो, तो इसलिए हम लोग ज़रा, मैं ज़्यादा डाल रही हूँ इसमें योगर्ट। आप देख लें अपने हिसाब से, अगर आपको इतनी ग्रेवी नहीं पसंद तो आप हाफ़ कप भी डाल सकते हैं, 1 कप डाल सकते हैं तरीके से। बट थोड़ा सा इसको भून लें अगर पहले, तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि देखिए टमाटर का अपना भी एक पानी होता है। अगर थोड़ी सी भी उसमें स्मेल वर्ड बड़ा बुरा है जी 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 मेरा, लेकिन मतलब वो एक ज़ाहिर बात है, मीट की अपनी एक स्मेल होती है, हर मीट की एक होती है, लेकिन उसके लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे हैं। हल्दी हो गई, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, सिरका हो गया, कि आप ये चीज़ें डालेंगे तो आपके खाने में इवन वो एरोमा आने शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं एक बात ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी मेरे जहन में बात करते करते ना घर और फैमिलीज़ की जब बात कर रहे थे, कभी कभी हमारे कुछ ऐसे अमाल और ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से, या कभी कभी लोग आपको कोई ऐसी बात बताते थे जिससे आपके दिल और दिमाग में वहम बैठ जाते हैं, उसकी वजह से फिर बड़े बुरे बुरे मसले हो जाते हैं। एक वहम जो बड़ा एक क्लासिक ड्रामों में भी नज़र आता है कि मियाँ और बीवी के बीच में मियाँ को जाके गलत बात कह दिया, औरत को गलत बात कह दी उसके हस्बैंड के बारे में, और उनके जहन में और दिल में एक वहम बैठ गया कि ये मुझे चीट कर रहा है या ये मुझे चीट कर रही है। एक तो ये बड़ी एक नेगेटिविटी जो हम फैलाते हैं, लोगों को स्टूपिड बातें कह के, गलत बातें कह के, हाय तुम्हारा मियाँ तो बड़ा गुड लुकिंग है, वो तो बड़ा लड़कियों से हंस हंस के बात करता है, लो जी आपने खातून के दिल और दिमाग में वहम डाल दिया। मैंने देखा था कहीं, वो चाहे बिजनेस मीटिंग पे ही कहीं आपने देख लिया और अब वो अगली बेचारी परेशान। अच्छा, एक जो मैंने इंसिडेंट खुद होते हुए देखा है, मेरी हमारे जानने वालों में ना एक अंकल आंटी हैं, वो शिफ्ट हुए एक घर नया, मतलब नया इन द सेंस के, मतलब उससे पहले जो ओनर्स थे वो वहाँ पे सिर्फ कोई 6 महीने के साल रहे और फिर वो वहाँ से शिफ्ट हो गए। तो उन्होंने घर सेल किया, लेकिन बड़ी अच्छी कीमत के ऊपर, बड़ा सस्ता। अच्छा, लोगों ने ख़रीद लिया, शिफ्ट हो गए। उधर शिफ्ट होने के ना कुछ ही दिनों के बाद हमसाए वगैरह आए मिलने के लिए, जैसे आते हैं लोग, तो हमसायों में एक खातून जो आंटी थी मोहल्ले की, वो आई हैं और उन्होंने कहा कि हम तो बड़े हैरान थे कि ये घर इतनी जल्दी बिक गया, तुम लोग तो बड़े भले लोग हो, पता नहीं तुम लोगों ने ये क्यों ले लिया। तो उन्होंने कहा कि क्यों, ऐसी क्या बात है इस घर में। तो आगे से बताती हैं कि भाई यहाँ पे जिस दिन से वो लोग शिफ्ट हुए, पहले उनकी अम्मा फौत हो गई, फिर उनके अब्बा फौत हो गए, फिर उनका बच्चा बीमार हो गया। तो उन्होंने कहा ये तो घर ही मनहूस है, जबकि इन्होंने बनाया था और पता नहीं शायद किसी की कब्र के ऊपर बना हुआ है, कोई फैक्ट्स नहीं पता, बिल्कुल वो बस उड़ा दी बात। लो जी उनके दिमाग में ये वहम डाल दिया, आज तक वो उस घर में नहीं रहे। कुछ ही अरसे बाद उन लोगों ने शिफ्टिंग कर दी, वो घर किराए पे डाल दिया। वो चाहे वैसे ही भी अगर कोई बीमार हो जाए तो वो माइंड में आ जाता है कि उन्होंने जब किराए पे डालना था और जानने वाले रिश्तेदारों को तो कहा, तो क्योंकि सबको ये कहानी घूम चुकी थी, तो हर बंदे ने घूम के कहा कभी हमने नहीं रहना यहाँ पे। सो ऐसे वहम लोगों के जहनों में और दिलों में डालने भी नहीं चाहिए। ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम ना मिर्च मसाला डाल के ना बात के अंदर, जिसकी कोई फैक्ट्स नहीं पता, बेसिक वो वैसे ही जाहिर पता, देखिए मौत का, जिंदगी का, बीमारी, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, वो वैसे ही है, लिखी हुई है या आनी है, तो आपने कर दिया, इस घर में आए तो इंसान के ऊपर बुरा वक्त आया हुआ होता है। बिल्कुल। आपने नोटिस किया कि कभी कभी एक बुरी चीज़ होती है, उसके साथ एक और हो जाती है, फिर दूसरी हो जाती है, तीसरी। इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई जगह मनहूस है, शादी हुई, नई नई दुल्हन घर आई, बेटे की जॉब चली गई, ये तो है ही मनहूस, ये तो है ही मनहूस, इसकी नहूसत की वजह से। अच्छा, बच्चा नहीं हो रहा मियाँ बीवी का, ये लड़की जब से लड़की ने कदम रखा है हमारे घर में, वो कोई घर में बीमार हो गया, ये हो रहा, इनका तो बच्चा तक नहीं होता। अच्छा, चाहे मेडिकल प्रॉब्लम बेटे के साथ हो। नहीं, यही बात है कि इस तरह की चीज़ें जिनसे फिर सामने वाले की इतनी दिलाजारी हो, वो इतना हर्ट हो, तो ये तो सबसे बड़ा ये तकलीफ दह चीज़ है। ठीक है, आपके पर्सनल हद तक अगर आप कुछ बिलीव्स रखना भी चाहते हैं तो ठीक है, अगर इवन जहाँ तक वो किसी को नुकसान नहीं दे रहे तो उसके साथ कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब आप दूसरों को ट्रिगर करना शुरू कर दें तो फिर तो ये अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है। और हमें प्लीज़ व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कोई ऐसी बात और ऐसी अफवाह ना फैलाया करें जो फैक्चुअली करेक्ट ना हो। और वैसे भी अगर कोई, कितने अफसोस की बात है कि आप किसी को मिलने के लिए आए हैं, मुबारकबाद देने के लिए कि आप हमारे नए हमसाए, और कह रहे हैं हाय मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि किसी ने ये घर ले लिया,
और घर कोई सस्ता नुस्खा तो नहीं है। जी, बस जमा पूंजी लगा के उन्होंने घर लिया और वो वहाँ पे वो वही रह तो भी कहते हैं ना कि सके हमें बड़ा खुशी से। खूबसूरत लगा, बड़ा ये लगा। जी। मुझे याद है हम वहाँ पे गए भी थे, हम्म। उन्होंने खाने पे बुलाया, हाउस वार्मिंग की, उसके बाद आपको पता है फिर आप आसपास नेबर्स वगैरह लोगों को बुलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के लिए किया, उसके बाद उन्होंने इस तरह से बुला लिया। अच्छा, जब उन्होंने इस तरह हमसाए मिलना आना शुरू हुए तो सब किसी ने कोई बात नहीं की, वो एक आंटी थी जिन्होंने की। और वो बात ऐसी बैठ जाती है आपके माइंड में। फिर वेरी देखिए, फैमिली ऐसी चीज़ है कि हर कोई उसके बारे में टची होता है कि मतलब बच्चे हैं, कभी उनका बच्चा बीमार हो गया था, उनके फलां रिश्तेदार की डेथ हो गई थी, तो वो ज़ाहिर बात है हर कोई उसके बारे में भाई डरता है। बात ये कि यू डोंट नो व्हाट हैपेंड, Yes, व्हाई डिड दीस थिंग्स हैपन, आप अपने ही फैक्ट्स और सो हम्म। व्यूअर्स प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि देखिए जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमारा रब है हमें प्रोटेक्ट करने वाला, हमारे अल्लाह ने हमारी अच्छा बुरा हमारा देखना है। हम लोगों को जा के जब गलत मशवरे देते हैं ना तो फिर बड़ा फिर काम प्रॉब्लम खराब है। होता है। ये पूरी दही डाल दी, जी, दही डाल देंगे हम इसमें सारा। हम अब ये पूरी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा हम योगर्ट इसके अंदर डाल रहे हैं। और इसको हमने बस सिर्फ कवर करके स्लो फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देंगे हम इसको, जिसमें ये जो टमाटोज़ हैं ये भी बहुत अच्छे से बिल्कुल कुक हो जाएंगे और जूसेस इसके भी निकल आएंगे और दही है इसका भी पानी खुश्क हो जाएगा और बड़ी अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी और जो मीट में भी कसर बाकी है वो भी बिल्कुल अच्छे से गल अच्छा, अब अगर आप ये ज़्यादा मिकदार में बनाते हैं, जैसे कि आपने इसके इतना बना दिया कि इसके 3 पोर्शन निकल सकते हैं, जी। आपने इसको रेडी कर लिया इस स्टेज तक, जी। और आपने बेशक दही से पहले आपने दही इसके से पहले 3 हिस्से निकाल निकाल के हाँ जी। इसको एक हिस्से का के अंदर आपने बेशक आलू डाल के बना लिया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। फिर जब नेक्स्ट आपने हफ्ते बाद या 4-5 दिन बाद फिर निकाला, उसके अंदर आपने गाजर डाल, उसके अंदर आपने मटर डाल दिए, बिल्कुल मटर गोश्त हो गया, जी, क्योंकि बेसिक ग्रेवी तो तैयार हो गई है ना। बेसिक इसका ये होता है कि मीट जो बीफ है उसका थोड़ा सा आपको गलाने का एक इशू होता है, उसके लिए हमने आपको बता दिया कि पहले आप बट उसको आई होप cook कि हम कर लें। इसकी शक्ल दिखा सकते हैं जी। क्योंकि इसकी बड़े ही डिफरेंट एंड मज़े की, look और अब आप इसके अंदर बेशक आलू डाल दें, जी, इसी या स्टेज पे तीनों आप इसमें vegetables आलू डाल डाल दें, जो गाजरें हैं वो डाल दें, तो ये इस साथ में ही वो भी कुक हो जाएंगी। बिल्कुल सही। बीफ स्टू हो गया, यू कैन इवन मेक चिकन स्टू, यू कैन मेक मटन स्टू, मटन स्टू एनी। चिकन फिश मतलब जो सी फूड है उसको ज़रा अवॉइड करें क्योंकि वो इतना जी, पक नहीं नहीं सकता, वो सकता ख़राब हो उसकी। जाता है। तो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप अपना बीफ स्टू बनाएं, हम ज़रा ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैसे कि आपको बड़ा शौक है कॉन्टैक्ट्स पहनने का, है ना, ये कॉन्टैक्ट लेंस है, जी 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 जी। क्या ये इंटरेस्टिंग ना हो कि कॉन्टैक्ट लेंस की जगह आपकी आंखों का ही रंग ही हो जाए? ओह वाओ, अच्छा पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल। माय गॉड, ओके। सो आज हम ब्रेक के बाद डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे जो ये दावा करते हैं कि आई कलर भी चेंज हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, कितना महंगा नुस्खा है और क्या ये पॉसिबल भी है कि नहीं, आंखों के नीचे जो फैट पॉकेट्स बन जाते हैं लोगों के, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। लेकिन आई कलर वाली बात जो है ना हमें काफ़ी वो इंटरेस्टिंग है। उसको इंटरेस्टिंग लगे तो मैंने कहा इन्हीं की ख्वाहिश जी, पूरी जी, करते जी। हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि ब्रेक से पहले आपसे वादा किया था, आंखों के रंग को परमानेंटली बदलने की हम बात करेंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है व्यूअर्स। एक वक्त था जब बंदा सोच भी नहीं सकता था कि आपकी रंगत या आपकी आई कलर या आपकी इवन दांतों का कलर चेंज हो सकता है। अब आपके पीले दांत सफ़ेद हो जाते हैं, आंखों का रंग अपेरेंटली चेंज हो जाता है। मैं अपेरेंटली इसलिए कह रही हूँ कि अभी भी मैं अनश्योर हूँ कि ये क्या कहानी है। मतलब स्किन कलर, डार्क स्किन टोन को लोग लाइट कर देते हैं वो इंजेक्शंस लगा के, वो ड्रिपें लगा के। सो अब तो कुछ भी हो जाता है, लेकिन आई कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये एक फैक्ट है, और अगर ये फैक्ट है तो ये कितना सेफ़ है, किन लोगों के लिए सूटेबल है, कितना महंगा नुस्खा है, क्योंकि लोग निकल तो पड़ते हैं चीज़ें करने के लिए, लेकिन अफोर्डेबल है कि नहीं है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात, अल्लाह ताला ने जैसे आपको बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने अंदर ऐसे चेंजेस लेके आएँ जो गैर ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ बहुत बॉदर कर रही है, आप साहिब हैसियत है, सारे के सारे जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये स्टेप्स उठाएं। ये एक डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी था। हमारे साथ हैं डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं, और माशाल्लाह अपनी इनकी बहुत ही कामयाब प्राइवेट प्रैक्टिस भी है। डॉक मैडम, ये बताइए कि क्या आई कलर एक्चुअली चेंज हो सकता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन।
आज हम थोड़ी सी एस्थेटिक पे बात करेंगे। जिस तरह आपने कहा आई कलर, जो भी इंसान इस दुनिया में पैदा होता है उसका जो इनबॉर्न कलर आइरिस जो रिफ्लेक्ट करता है, आइरिस से मुराद ये है कि जो ब्राउन पिगमेंट हमें एशियंस में और बाकी जो हमारी नेशंस हैं उनके अंदर जो आपकी आंख के अंदर ब्लैक या जो ब्राउन जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड आइरिस। आइरिस के ऊपर लूज स्ट्रोमा से मुराद ये होती है कि उसके ऊपर कोई जिल्द नहीं होती और उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है। जितना ज़्यादा मेलानिन होगा, ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक आइज होंगी। जितना मेलानिन कम होगा उसके अंदर, उसकी आंख की ग्रीन और ब्लूइश टिंज्ड आएगी या ग्रे या उसके मिक्सचर ऑफ दैट वो आएगा। अब देखें, हम जो बात आपने कहा कि जी क्या कलर चेंज हो सकता है, तो आंसर इज़ येस। उसमें हमने क्या चीज़ देखनी है कि उसको सेफली किस तरह किया जा सकता है। 2 से 3 तरीके हैं। एक तो ये आप समझ लीजिए कि हम उसके अंदर कोई नया डाई इंजेक्ट नहीं करेंगे, उसके अंदर कोई किसी किस्म का इम्प्लांट नहीं डालेंगे बिकॉज दे आर रिस्की। तो नेचुरल डीपिगमेंटेशन विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसीजर एंड उसके साथ कोई आपका सेफ्टी हैजर्ड नहीं है, कोई आपका प्रेशर बढ़ने का चांस नहीं है और अगर आप उसको टाइमली तरीके से प्रॉपर टाइम दे के करें स्टेप्स वाइज तो उसमें कोई इशू नहीं और नेचुरल पेशेंट्स की डीपिगमेंटेशन हो जाती है। सो मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, कुछ मॉडल्स होती हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से भी ट्रैवल करके आ रहे होते हैं। सबसे बड़ा उनको क्रेज़ होता है कि डॉक्टर वी वांट टू हैव अ आई कलर चेंज, और अब एक आइरिस इम्प्लांट डाल के खुदा न खासा आँख ख़राब कर ले या अल्लाह माफ़ करे कुछ काले मोती की तरफ चला जाए, तो उससे बहुत अच्छा और सेफ़ तरीका है कि आप उसको नेचुरल डीपिगमेंट करें स्लो तरीके के साथ जो सेफ़ है, 100% सेफ़ है। ओके, इसकी तरफ मैं आऊँगी कि कैसे और क्या, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी सवाल। लोग कहते हैं कि कोकोनट ज़्यादा खाएं या कोकोनट का पानी पिएं प्रेगनेंसी के दौरान तो बच्चों का लाइट कलर्ड आइज़ होती है, नीली आंखें हो जाती हैं। मुझे याद है मेरी बेटी नूरबानो की माशाल्लाह ब्लू आइज़ हैं, हमज़ा की ब्राउन आइज़ हैं, हसन की भी डार्क ब्राउन आइज़ हैं। बट क्योंकि मेरे दादा की नीली आंखें थी, मियाँ जान की, तो दादा जान की ब्लू आइज़ थी और मेरे हस्बैंड की अम्मी की अम्मी यानी मेरे हस्बैंड की नानों की ब्लू आइज़ थी। बिल्कुल ट्रू। तो क्योंकि दोनों तरफ से ब्लू आया तो नूरबानो की आंखें नीली हो गई। बिल्कुल ठीक है। अब लोगों की ये सोच, आपने क्या खाया था, आपकी क्या खुराक थी, आपने कोई ख़ास मेडिसिन ली थी? बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए, आपने खुद जेनेटिकली कितना प्यारा उसका पेडिग्री बता दिया, उसको प्री डिटरमिन बता दिया। नहीं, क्योंकि मैं भी घबराई ना जब मेरी Exactly. बच्ची की आंखें नीली, देखिए नीली आंखों के साथ अक्सर बच्चे पैदा होते हैं। Exactly. फिर वो आई कलर डार्कर हो जाता है या Exactly. चेंज हो जाता है। लेकिन नूर के केस में जब वो नीला और नीला होना शुरू हो गया और मतलब लाइट ब्लू की तरफ चला गया, तो मैं कहा ये क्या माजरा है। अच्छा, जहन में भी नहीं आई ये बात, तो मैंने अपनी बहन को कहा, मैंने कहा आपा, क्योंकि मेरे दादा फौत हो गए थे जब मैं 2 साल की थी, सही। मेरी बहन थी 4 साल की, सही। तो मैंने कहा आपा हमारी साइड पे तो किसी की नीले आंखें नहीं है और मेरे और फैसल की नानों की तो हैं और उनकी फैसल की बहन की भी, बाजी की भी आईज ब्लू हैं, उनके भाई इजलाल की भी ब्लू आईज हैं। तो मैंने कहा वहाँ से तो ब्लू आता है, बट कहते हैं कि दोनों तरफ से। तो आपा ने कहा जुगन तुम बहुत छोटी थी, मैं भी खैर छोटी थी, लेकिन मियाँ जान की नीली आंखें थी। ट्रू, एग्जैक्टली जिस तरह आप फरमा रही हैं, ये मेलानिन है। मेलानिन क्या है? वो जेनेटिकली कंट्रोल होता है, वो पिगमेंट। जिस तरह आप कुछ लोगों का कलर स्किन इतना लाइट टोन होता है, वही लाइट टोन होने की वजह होती है कि उसके अंदर मेलानिन कम होता है, वो प्रोड्यूस ही कम होता है। मेलानोसाइट्स इतने ज़्यादा एक्टिव ही नहीं होते कि वो इतना मेलानिन प्रोड्यूस करें। सो सेम गोज फॉर द आई। और एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं ऑकुलर एल्बिनिज्म। ऑकुलर एल्बिनिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें सिर्फ आँख जो है उसके अंदर मेलानिन सिरे से ही नहीं होता और वो टोटल ब्लू आइज़ होती हैं और उनका पर्दा भी कमज़ोर होता है। और ये एक थोड़ी सी एक मेडिकल कंडीशन है। अगर सपोज एक बच्चा पैदा होता है जिसकी टोटल ब्लू आइज़ हैं और बहुत ज़्यादा ब्लू आइज़ हैं, शॉकिंग ब्लू आइज़, तो उसमें ऑकुलर एल्बिनिज्म का ऑलमोस्ट वाइट कलर की होती है ना वो, एग्जैक्टली वो ओपेक टाइप, और उसमें अक्सर ब्लाइंडनेस होती है। एग्जैक्टली। तो वो ऑकुलर एल्बिनिज्म को रूल आउट लाजमी करना होता है। ठीक है, लेकिन इन जनरल ये जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड होता है। खाने पीने से कोई ऐसी मेडिसिन है जो प्रेग्नेंट औरतें लेती हैं जिससे आंखें लाइट हो जाती हैं? क्योंकि ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि प्रेगनेंसी जो एक बड़ा ही सेंसिटिव टाइम होता है, ख़वातीन उस दौरान गलत कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू हो जाती हैं जिससे प्रेगनेंसी भी डेंजर में पड़ती है, अपनी सेहत भी डेंजर में पड़ती है, और वो जो होने वाला बच्चा है वो भी, उसमें परमानेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसे ही। सो प्लीज़ व्यूअर्स, आंखों का कलर माँ के पेट में कुछ खाने पीने से नहीं चेंज हो सकता, ये एक बात ख़त्म हो गई। अच्छा, अब अगर किसी ने अपना आई कलर चेंज करना है डॉक्टर साहब, ट्रू, तो वो कैसे करते हैं? देखिए, आई कलर, मुझे प्रोसीजर बताएं ताकि व्यूअर्स को समझ आए। देखिए, आई कलर चेंज करने के लिए हमारे पास 3 किस्म के प्रोसीजर इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहे हैं। एक है कि आप जो आंख का बाहर वाला हिस्सा है उसके अंदर एक ख़ास किस्म की बड़ी सेफ़ और नेचुरल डाई होती है, वो डाल दें, जिसके साथ आप शॉकिंग कलर उसी वक्त अचीव कर लेते हैं, वट एवर यू वांट। लेकिन
क्योंकि उसके एक सर्जिकल तरीका है जिसमें आंख के अंदर जाके उस डाई को इंजेक्ट करना है, सो इसको हम इतना ज़्यादा एडवोकेट नहीं करते। सेकंड, अगर आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी पेशेंट से पूछें कि जी आई कलर चेंज करना है या आई, तो वो वैसे पेशेंट जिस तरह एल्बिनोज होते हैं उनको आप हेल्प करने के लिए आयरस इम्प्लांट, या एक कंडीशन होती है नेचुरली एन एराइडिया से मुराद है कि उसकी आंख के अंदर पैदाइशी तौर के ऊपर आयरस ही नहीं होता, तो उस पेशेंट को हम कलर देने के लिए आंख का, या चोट लगने की वजह से अगर किसी पेशेंट का बाहर वाला जो पर्दा है वो ख़त्म हो गया है, एन अरेडिया हो गया है, तो उसको नेचुरल कलर देने के लिए उसके लिए हम बाहर से ख़ास किस्म का आर्टिफिशियल आयरस मंगवाते हैं, और वो आर्टिफिशियल आयरस हम उसकी आंख के अंदर लगा देते हैं ताकि दोनों आंखें मैच कर जाएं। इस तरह भी हम आंख का कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसकी इंडिकेशन क्या है? इसकी इंडिकेशन कॉस्मेटिक अब ये देखें ना व्यूअर्स, ये आई कलर चेंज हुआ हुआ है, लेकिन ये एक डिफरेंट तरीका है, ये मैं भी आपको बताती हूं। हाँ, आपको बताता हूँ। तीसरा कॉस्मेटिक आयरस आई कलर, ये जो अभी हम बात करें, ये जो आपने अभी Exactly. पिक्चर अब देखी थी जी, जी, व्यूअर्स, फिर से दिखाएंगे आपको, आइए उसको देखते हैं। ये कॉस्मेटिकली चेंज की गई जी, है। अभी cosmetically- ऊपर वाली पहले आईज थी कलर Exactly. ब्राउन, नीचे वाला कलर उसी पर्सनैलिटी का है जो ऊपर वाला है, True. और ये अब चेंज किया गया। ये जो है ये सेफ और नेचुरल डीपिगमेंटेशन है। नेचुरल से मुराद ये है कि हमने एक खास लेज़र है, उसमें हमने कोई कट नहीं लगाना, कोई डाई नहीं इंजेक्ट करना, कोई पिगमेंट इंजेक्ट नहीं कर रहे, आंख के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जिसके साथ खुदा ना खासा उसको कोई नुकसान पहुंच सकता है। हम एक क्वाड्रेंट, यानी कि आंख जिस तरह 360 डिग्री है, जिस तरह आपको दिखाएं, इसके अंदर आप एक ब्राउन, टोटल 360 ब्राउन आई है। इस ब्राउन टोटल में से एक छोटा सा पिगमेंट होगा, उसको हम एक ख़ास जाविये पे कुछ स्मॉल पार्ट, हम उसको पैच टेस्ट कहते हैं। पहले हम उसको डीपिगमेंट करते हैं और उसका रिएक्शन बॉडी के अंदर देखते हैं कि हाउ द बॉडी बिहेव्स। बॉडी का विद इन 24 आवर्स हमें पता चल जाता है, नो प्रेशर इनटेक, नो पिगमेंट डिपोजिशन, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल जो आपका है, तो वो आपका पहला साइन होता है कि दैट दिस इज़ अ वेरी गुड आई फॉर द प्रोसीजर। ठीक है जी। सो फर्स्ट तो हमने पहला तो पैच टेस्ट होता है, पैच टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अच्छा, फिर मगर जब ये प्रोसीजर कर रहे होते हैं जी। आप, ये भी तो जानना ज़रूरी है, इसकी रिकवरी कितनी है, कितनी देर घर रहना है, क्या करना कोई आपने घर नहीं, आप पेशेंट्स के साथ हम टाई अप कर लेते हैं, जो उनको सूटेबल टाइम होता है वो उस पर आ जाते हैं। नॉर्मली रात के वक्त किया जाता है ताकि आप मतलब कुछ क्वाड्रेंट, यानी कि 30 डिग्री क्वाड्रेंट या 40 डिग्री क्वाड्रेंट आप करते हैं, फिर उसके साथ साथ सेकंड क्वाड्रेंट आप मैच करते हैं, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ, फिर हाफ 180 डिग्री, फिर देन 360 डिग्री। इस तरह आप बारी बारी एक क्वाड्रेंट को आप डीप पिगमेंट करते हैं। उस लेज़र के साथ क्या होता है, वो जो बाहर वाला स्ट्रोमा है वो उसको हम इसे फ्लश कर देते हैं, और वो जो स्ट्रोमा जो फ्लश करते हैं वो बॉडी खुद ब खुद मैक्रोफेजेस खा जाते हैं और उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी के अंदर। सो बॉडी को बिल्कुल पता नहीं चलता। इसी तरह जिस तरह अगर चोट लगती है, नील लगता है, नील पड़ता है, नील के हमको सर्जरी तो नहीं करते ना, नील खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी अपनी मैक्रोफेजेस और अपने सेल्स को खुद ही एब्जॉर्ब करके खा लेती है। और क्या ये परमानेंट है? जी, ये परमानेंट है। उसके बाद पेशेंट को हम नॉर्मली ग्रीन आइज़, अगर अब सपोज एक पेशेंट का टोटल डार्क ब्राउन आइज़ है तो उसको फर्स्ट स्टेज के ऊपर हम ग्रीन आइज़ कर सकते हैं। फर्दर हम इसको मज़ीद डीपिगमेंट करेंगे तो ये ब्लू आइज़ बन जाती हैं, और फिर अगर सपोज एक ब्लू आई से भी ज़्यादा पेशेंट करना है तो उसको टोटल ए पिगमेंटिक करते हैं, तो फिर वो एक तरह बेसिकली शीशे की तरह बन जाते हैं, और उसमें पेशेंट जो कलर पहनता है वही रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है आई के अंदर। सवाल ये है कि अगर आप आई कलर चेंज करते हैं किसी का इस तरीके से, एक तो ये क्या सिंगल टाइम प्रोसीजर है? नहीं, क्वाड्रेंट मल्टीपल सीटिंग्स है ना। एक क्वाड्रेंट किया, हमने उसको रेस्ट दिया, उसके बाद फिर एक दिन बाद, 2 दिन बाद आधी आंख हुई होगी और आधी हाँ ऐसे ही होता है, चिबी आंख होगी। ये पेशेंट को फील होता है, लेकिन वो जब क्योंकि अंडर द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट वो चल रहा होता है तो वो उसके बाद दे कंटिन्यू विद। बट कितनी देर लगती है इस प्रोसेस को खत्म? यस, इट डिपेंड्स कि अगर सपोज एक पेशेंट है, वो मतलब मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो बाहर से ट्रैवल कर रहे होते हैं, बिकॉज ये इस वक्त टर्की के अंदर हो रहा है बहुत कॉमन, और यूरोप के अंदर भी, इटली के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। FDA approved है, सारा कुछ approved है। यस, अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो यूके से या यूरोप से ट्रैवल करते हैं, तो उनके पास एक बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, 7 to 10 डेज़। इसके अंदर हमने उनको, और नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पेशेंट अगर हम उनको जब फर्स्ट सिटिंग होती है तो हमको बता देते हैं कि जी आपको इतना टाइम लगेगा। फर्स्ट सिटिंग कितनी लंबी होती है? फर्स्ट सिटिंग जो होती है उसके अंदर हमने इसको एग्जामिन करना होता है, उसका इंटीरियर चेंबर देखना होता है, उसका आयरस देखना होता है, उसके बाद उसका टबैको मशवक देखना होता है, उसकी एसिडी रेशो देखनी होती है, ये देखना होता है कि इसको कितना टाइम लगेगा, उसका पिगमेंट डीप। अब एट टाइम ऐसा होता है कि हल्की सी लेयर होती है ब्राउन कलर की, और नीचे टोटल पेशेंट का ब्लू आई होता है,
और वो जस्ट 2 या 3 सिटिंग्स के अंदर उसकी टोटल ब्लू आइज हो जाती है एंड सरप्राइजिंग एंड रिमार्केबल चेंज आता है। मतलब एक शायद इसमें आप पेशेंट दिखाएंगे आपको, एक जस्ट इन 3 सिटिंग्स उस पेशेंट का टोटल ब्लू आई कलर हो गया। वो हम देख के बता देते हैं, पहले ही पता चल जाता है हमें, फर्स्ट सिटिंग के पता चल जाता है कि कितना टाइम उसको लगेगा। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका बिल्कुल डार्क ब्राउन होता है, वो डोमिनेटली कहीं से, मतलब उनकी दोनों पेरेंट्स का बड़ा डार्क और हाई पिगमेंट कलर, उनको टाइम ज़्यादा लगता है। उनको 2 मंथ्स 3 मंथ्स भी हम उसको मल्टीपल सेशंस, उसमें ये होता है कि पेशेंट ट्रैवल कर लेता है, 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद दोबारा आता है, फिर सेटिंग कर लेता है, फिर 4 5 6 मंथ्स के बाद फिर दोबारा आता है, फिर थोड़ी सी सेटिंग कर लेता है। इसलिए हम उसको स्लो डीपिगमेंटेशन करते हैं ताकि उसका जो आइरिस का जो पिगमेंट का लोड है वो कम हो। नहीं, बट जब आप जैसे कर रहे होते हैं किसी की आँख, हाफ एन आवर, दैट्स इट। क्योंकि देखे ना आँख और जागे हुए होते हैं, वो कुछ सर्जरी नहीं है, इट्स जस्ट अ लाइट। पेशेंट को कुछ भी फील नहीं हो रहा था, इट्स जस्ट अ लाइट के साथ हमने उसको डीपिगमेंट करना होता है, खास स्मॉल अच्छा ये महंगा कितना है उसका, ये बताओ। महंगा तो है नहीं देखिए, व्यूअर्स को पता होना चाहिए ना, जो कराना चाहते हैं, जो अफोर्ड करते हैं वो ज़रूर करें। हम तो ना आप कह रहे हैं कि कराओ, ना मैं कह रही हूँ कराओ, ऐसे जिसका दिल है करने का हाँ, और सेफ तरीके से कराना है और पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं करना। हाँ। क्योंकि देखें लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे कराने के लिए, क्योंकि अगर आप लंदन अमेरिका वगैरह में करें, 5000 पाउंड से इसका इंटरनेशनल रेट पूरी दुनिया में 5000 पाउंड पे हो रहा है। और उसके अलावा अमेरिका के अंदर ये 11000 पाउंड, 11000 डॉलर्स के अंदर होता है, ठीक है। न्यूयॉर्क के अंदर 2 डॉक्टर्स हैं जो कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो बाहर हो रहा है वो फाल्क या ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे केराटोपिगमेंटेशन कहते हैं, यानी वो आँख के अंदर डाई इंजेक्ट करते हैं। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इंजेक्टिंग अ डाई बिकॉज इट्स नॉट अ सेफ प्रोसीजर। वी हैव द इंस्ट्रूमेंट्स, फैसिलिटीज़ हैं कि हम डाई इंजेक्ट, लेकिन मैं पेशेंट को एडवोकेट करता हूँ ये ना करवाएं। तो फिर ये वैसे पूछ रही हूँ कि यहाँ पे अगर हाफ ऑफ द प्राइस में होता है, ठीक है, वहाँ से हाफ प्राइस में होता है, आधी प्राइस में हो जाता है। मतलब वही वाली बात है ना व्यूअर्स के, जो बाहर चीज़ आप 5000 पाउंड की करा रहे हैं या 7500 पाउंड्स की करा रहे हैं, मतलब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट कॉस्ट है महंगा नुस्खा, सस्ता नहीं है। लेकिन आप अगर इसको जाके डिस्कस करें, जिस तरह डॉक्टर साहब कर रहे हैं पाकिस्तान में, मतलब सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान और इंडिया में तो कोई नहीं कर रहा, एंड आई डोंट थिंक बांग्लादेश में भी नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट हमारे इस रीजन में ये एक प्रोसीजर नहीं हो रहा, सेफ है, करा सकते हैं आप, बट ऑब्वियसली जो बंदा कर रहा है उसका हाथ उसके ऊपर बैठा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, पैच टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप जाएं अपना चेक कराएं और पता चले आप कैंडिडेट ही नहीं है कराने के लिए, ये भी हो सकता है। और उसके साथ साथ एक और अंडरस्टैंडिंग कि देखें अल्लाह ताला ने हम सबको खूबसूरत बनाया है इन आवर ओन राइट। अगर आप नहीं खुश, आप चेंज करना चाह रहे हैं आई कलर व्हाटएवर, तो फिर ऑप्शन है, बट इट इज़ अ महंगा ऑप्शन। सो गो फॉर इट, बट सेफेस्ट ऑप्शन जो है वो आपने अभी डिफाइन किया। एग्जैक्टली, ये सेफेस्ट है। उसके अलावा मैडम जुगन आपको बताएं, हम एक आईरिस इम्प्लांट भी आँख के अंदर, जिस तरह लेंस डालते हैं ना, इसी तरह आँख के अंदर आईरिस इम्प्लांट भी डाला जा सकता है, लेकिन वो सेफ नहीं है। मैं उसको एडवोकेट नहीं करता, क्योंकि फॉरेन ऑब्जेक्ट में डाल दिए, सो देयर इज नो पॉइंट। ये तो एक लेजर और एक लाइट है, एक लेजर लाइट नेचुरल डीपिगमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो ब्रेक की तरफ चलते हैं। ये तो हमारी आई कलर पे बात हो गई। अब 2 और मामलात हैं एस्थेटिकली जो आंखों के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं आंखों के रीजन में। एक तो आंखों के नीचे फैट बन जाता है लोगों के, अंडर आई जो बैग्स आ जाते हैं, कुछ लोगों का फैट डिपॉजिट होता है, कुछ की स्वेलिंग होती है जो शाम तक निकल जाती है। और सेकंड एक इशू होता है डार्क सर्कल्स, जो जिस तरह मेरी आंखों के भी नीचे आपको पता है कि डार्क सर्कल्स हैं, खड्डे जिसको कहते हैं। इनका सोल्यूशन क्या है? अक्सर लोग फिलर के ऑप्शन की तरफ जाते हैं, लेकिन क्या वो एक वायबल ऑप्शन है, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेमोलॉजी एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। अपनी भी डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन की बड़ी कामयाब प्रैक्टिस है। मैं खुद इनकी पेशेंट हूँ, मेरा पूरा घर इनका पेशेंट, तो मामा भी इनकी पेशेंट है। डॉक्टर साहब, और आई कलर की बाय द वे बात मामा को लेके गई थी उनके चेकअप के लिए, तो वो एक पेपर पड़ा हुआ था जिसपे एक आंखें थे, फिर दूसरी। मैंने कहा लो जी अब आपने लेंस भी बेचने शुरू कर दिए। कहते क्या मतलब? मैंने कहा वो कलर्ड लेंस। कहते कलर्ड लेंस नहीं है ये, असल में आई कलर चेंज हुआ है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। फिर मुझे दास्तान सुनाने लगे। मैंने कहा नहीं, ऑनर बताना, ऑनर बताना वो बेहतर है, कहीं मेरी अम्मा ही ना घूम के कह दें उनकी आंखें हम नीली पीली कर दें। अच्छा, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, एक होता है चर्बी का एक पैच जैसा आंखों के नीचे, मर्दों में तो होता है, औरतों में भी होता है। ट्रू, वेरी ट्रू। आपका पूरा मुंह खूबसूरत लग रहा है, वो आंखों के नीचे गुलप्पा बना हुआ है और आप You can't do anything. अच्छा, Exactly. मेरे जैसे लोग हैं जिनके आंखों के नीचे खड्डे होते हैं, तो वो दोनों हैं। सबसे पहले फैट आंखों के नीचे, और बाय द वे उसी के साथ साथ
कभी कभी येलो सा यहाँ पे पैच बन जाता है, कभी यहाँ पे बन जाता है। तो ये जो ऑल राउंड आंखों में फैट डिपॉजिट्स, कभी बड़े साइज के कभी छोटे छोटे, जिसको कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स भी कहते हैं, पीले पीले आ जाते हैं, जरा इसके बारे में मुझे बताएं। ओके जुगन, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट फैट पैड। फैट पैड जो है आपकी आई कॉस्मेसिस हमारी ज़्यादातर चलती ही इस फैट पैड को रिमूव करने में है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फैट पैड आता कैसे है। ये फैट पैड जिस तरह विद टाइम हर्निया होता है, हर इंसान का अगर खुदा ना खास्ता कोई कोलेजन या कोई एक पार्ट जो चर्बी को रोक के रख रहा है वो वीक हो जाएगा, तो वहाँ से चर्बी बाहर आना शुरू हो जाए, हर्निया और कंटेंट्स आना शुरू हो जाते हैं काट के। एग्जैक्टली जिस आप ये बोन आप फील करते हैं आंख के नीचे, इस बोन के आगे एक कुदरती तौर पे एक सेप्टम होता है, इसको कहते हैं ऑर्बिटल सेप्टम। ऑर्बिटल सेप्टम के पीछे ऑर्बिटल फैट होती है। ये ऑर्बिटल सेप्टम वीक होने की वजह से वो फैट हर्निएट करके आंख की बाहर वाली स्किन से निकलना शुरू होती है। सो ऑर्बिटल सेप्टल वीकनेस की वजह से वी हैव दिस फैट पैड। ये बात समझ आ गई कि यहाँ इसके नीचे एक पर्दा है, उस पर्दे ने उस चर्बी को रोके रखा हुआ है, लेकिन विद टाइम जब वो चर्बी का पीछे से प्रेशर बढ़ता है और वो पर्दा कमज़ोर हो जाता है तो वो फैट आगे आ जाती है। क्योंकि एक एज के साथ भी आप देखते हैं एकदम से ना यहाँ पे गोला आना शुरू हो जाता है, ये फैट पैड। और बड़ी दफा लोग कहते हैं कि ओ ये तो स्वेलिंग हुई हुई है आंखों में। यस, लेकिन वो स्वेलिंग नहीं खत्म, स्वेलिंग नहीं होती खत्म। दैट इज़ नॉट स्वेलिंग, ये स्वेलिंग नहीं है, ये फैट पैड है। और ये फैट पैड चर्बी वो है जो आंख में से निकल के बाहर आ रही है। अब इसको कैसे करना है ठीक, देखें इसको सिस्टमेटिकली ठीक किया जाता है। उसमें हम आंख के अंदर वाली साइड से जाकर उस ऑर्बिटल सेप्टम जो कमज़ोर सेप्टम है उसको रिपेयर करते हैं और जो एक्स्ट्रा फैट है उसको रिमूव कर देते हैं लाइपोसक्शन से, लाइपोसक्शन से या मैनुअल रिमूवल से। और वो आंख की अंदर वाली साइड से, यानी कि ये आंख है, इसकी जो अप्रोच है आंख के अंदर जो लिड के इंटीरियर मार्जिन है, इनसाइड मार्जिन है, वहाँ से अप्रोच करके उस फैट को हम एक्सकेवेट करते हैं, सेप्टम को हम टाइट करते हैं ताकि स्टिच ना लगाना पड़े, बाहर से इंसान की आंख को कोई भी स्कार या कोई स्टिच या उसका निशान नजर ना आए। ये काम आप खुद करते हैं? यस। क्योंकि बड़े लोग जो हैं वो एस्थेटिशियन के पास भेज रहते हैं, आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है आप जी फलां बंदे के पास कॉस्मेटिक सर्जरी है। देखिए ये दिस इज द पार्ट ऑफ ऑकुलोप्लास्टी। ऑकुलोप्लास्टी आंख की जो ऑकुलोप्लास्टी है उसका पार्ट है, और ये कोई इतना मतलब आउट ऑफ द वर्ड काम नहीं, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है। जो आपको पता होना चाहिए उन प्लेन्स का कि आप कहाँ पर हैं। फैट पैड जब आप अचीव कर लें तो आपको ऑर्बिटल सेप्टम का पता होना चाहिए कि ये सेप्टम है, इसके पीछे फैट है, इसको रिमूव करने के बाद सेप्टम को आपने स्टिच करना है। अगर सेप्टम स्टिच ना किया तो 6 महीने बाद वो दोबारा हर्निएट कर देगा। सो सेप्टल रिपेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केसेस के अंदर। लेकिन अगेन हैविंग सेड सो, ये कोई इतना आउट ऑफ द वर्ड, कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, लेकिन बहुत कामयाब प्रोसीजर है। सो वो पेशेंट्स जो आते हैं फैट पैड के साथ, वी डू रिमूव द ऑर्बिटल फैट पैड, और उसके साथ की कॉस्मेटिकली ज़मीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। लोग फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस और पता नहीं क्या-क्या देखिए आप वो इंजेक्शन लगा लें, वो इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा अनलेस अनटिल जब तक आप उस मैनुअल फैट को रिमूव नहीं कर पाते। और असल में एरिया बड़ा सेंसिटिव है ना, बंदा डर जाता है। अच्छा, अब आंख के ऊपर आ जाते हैं, ये जो एरिया है, एक तो चीज़ होती है कि आंख आपकी भारी हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल आपकी आंख ऐसे थी, फिर वक्त के साथ ना वो एक जैसे आंख के ऊपर ड्रूप करना फोल्ड शुरू कर जैसा आ देती जाता है। है। उसके बारे में मुझे बताएं, फिर मैं वो जो येलो पैचेस है उसकी बात। अब अगेन सेम, अब देखें आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान की जो आंख के जो ग्लोब्स है ना, उसके ऊपर भी चर्बी रखी हुई है, उसके नीचे भी चर्बी रखी हुई है, उसको एक्स्ट्रा कुशन और प्रोटेक्शन देने के लिए कि उसको चोट वगैरह ना लगे। जिस तरह ऑर्बिटल सेप्टम नीचे का वीक होता है, ऑर्बिटल सेप्टम ऊपर वाली साइड का भी वीक होने की वजह से अब इस साइड के ऊपर जहाँ आप कह रहे हैं ना वो जो ड्रूप करता है वो स्किन फोल्ड होता है, वो एक्स्ट्रा फोल्ड ऑफ स्किन होता है जो ड्रूप कर रहा होता है। अब वो एक्स्ट्रा फोल्ड ऑफ स्किन विद टाइम उसकी वजह से ड्रूपी आईज होती हैं, पेशेंट अपने आप को टायर्ड फील कर रहा होता है और नजर नहीं आता, और उनको नजर भी नहीं और नजर नहीं आता क्योंकि ब्लर हो जाती है ना विजन, आंख बंद हुई हुई आदि। अब वो जो है बेसिकली जो एक्स्ट्रा फोल्ड ऑफ स्किन है उसको हम पहले प्री ऑफ मेजर करते हैं कि उसको कितना लेंथ है, उसका कितना एक्स्ट्रा टिश्यू है। वो जो एक्स्ट्रा टिश्यू जिसको हम मेजर करते हैं उस एक्स्ट्रा टिश्यू को आप एक्सरसाइज करके और अगेन नीचे से लेयर्स को आपने रीइंफोर्स करना है और ऊपर स्टिच करना है। उससे पेशेंट अगर सपोज इस तरह करके होगा तो उसकी आंखें ओपन कर दें। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, निशान अब उसके अंदर अगर आप प्लेन्स, क्योंकि मैंने बड़े लोगों की देखी है जिन्होंने ये कराया और उनका नजर ही नहीं आता, क्रीज में भी लाइन नहीं है। क्रीज देखिएगा ना, ये जो आपकी फेस की जो होती है ना, यहाँ पे वॉस्कुलराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। सो अगर आप क्रीज के अलॉन्ग इसको स्टिच या क्रीज के अलॉन्ग इसको सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं तो उसका रिजल्ट 100% है। और रिकवरी वो 2 वीक्स के अंदर अंदर वो स्कार सारा, और उसमें एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं, उन्हें खुद ब खुद एब्जॉर्ब होना होता है, आपने निकालने नहीं होते।
तो वो आपको पता भी नहीं चलता और absorb बट कहते हैं कि ये प्रोसीजर एक दफ़ा करा लो तो बार बार कराना पड़ता है। नो आप नहीं बता रहा हूँ वो बार बार क्यों कराना पड़ेगा कि अगर आपने ऊपर वाले से स्किन रिमूव की है और नीचे वाला टिश्यू को आपने रीइंफोर्स नहीं किया। मैं कहा अगर आपने ऑर्बिटल फैट निकाला है और फैट निकालने के बाद नीचे वाला सेप्टम टाइट नहीं किया या वो आपको मिस हो गया या आपने उसके साथ ही काट दिया तो फिर दोबारा हर्निएट कर जाएगी फैट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उस सेप्टम को रीइंफोर्स करना है। इसी तरह ऊपर जब आपने मैं बता रहा हूँ ये डॉक्टर्स के लिए भी हमारा एक मतलब जब हम करते हैं कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो स्किन आपने रिमूव करनी है तो स्किन के बाद सेप्टम को आपने रीइंफोर्स करना है, सेप्टम को आपने टाइट करना है और उसके ऊपर स्किन को फिर आपने काटने के बाद उसको जोड़ना है। फिर क्योंकि नहीं मेरी अम्मी की ना विजन का बड़ा इशू हो रहा था, ये कोई मैं 15-20 साल पुरानी बात कर रही हूँ, और उनको नज़र आने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और वो बार बार आंख तो बाकायदा उनको फिर कॉस्मेटिक सर्जन के पास लेके गए और उन्होंने कट करके फिर उनका वो किया और सारा कुछ किया। एंड वो इतना कोई मतलब वो एक्स्ट्रा स्किन नहीं थी जो लटक गई थी आंख के ऊपर। सो मैं भी घबरा गई कि ये क्या वो नहीं ये एक्स्ट्रा स्किन जो बताया ना वो एक्स्ट्रा स्किन को आपने रिमूव करने के बाद नीचे टिश्यूज को रिइंफोर्स करना है। अच्छा इतने इतने छोटे छोटे बड़े बड़े पैचेस आ जाते हैं वाइट वाइट, कभी आंख के नीचे कभी ऊपर, वो क्या होता है? इनके ज़ेनथैलास्मास कहते हैं, ज़ेनथैलास्मास कहते हैं। ज़ेनथैलास्मास आपके ही नाम की चीज़ है। ज़ेनथैलास्मास होते हैं। अच्छा अगेन इसको भी हमने एक खास सर्जिकली रिमूवल दैट इज़ द बेस्ट। हम इसको कॉटरी भी करते हैं लेकिन कॉटरी और मैं इसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। सर्जिकल रिमूवल करके उसको डबल ब्रेस्टिंग करके हमें स्किन को इस तरह जोड़ना होता है कि वो स्कारलेस भी हो और दोबारा वहाँ से ना आए ना। इशू ये होता है कि वो इनकम्प्लीट अगर सपोज आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वो दोबारा आ जाते हैं, तो उसको अपने बड़े तरीके से करना होता है कि उसके बाद दोबारा वो ना आए। ओके बिकॉज मैंने ये देखा है कि कॉस्मेटिकली जब लोग जाके रिमूव कराते हैं, मेरी एक जानने वाली हैं मीडिया में ही काम करती हैं कराची में, तो एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, अंदर क्यों सन ग्लासेस पहनी है? कहती चुप कर मैंने प्रोसीजर कराया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने ऐसे ऐनक नीचे की तो पूरी ना आँख जैसे जली हुई थी। ऐसे ही है। मैंने कहा ये क्या किया है? कॉटरी कराई हुई, पता नहीं क्या कराया था उसने। हाँ, सही है। तो कहती है कि वो मुझे ना ये कराना पड़ता है हर कुछ महीनों के बाद ना मेरे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट बन जाते हैं। तो मैंने कहा ये हर 6 महीने बाद जाके तुम जलवाती हो? यही मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप उसको दोबारा करेंगे और या अगर सर्जिकल भी उसको एक्ससीजन इस तरह नहीं करते वो दोबारा आ जाएगा। उसको देखिए तरीका ये होता है कि ये अगर आपका ज़ेनथैलास्मा है तो आपने इसको एक्सरसाइज करने के बाद स्किन को इस तरह टाइट करके आपने जोड़ना है उसके मार्जिन्स को कि आप वो दोबारा रीइंफोर्स। लेकिन स्कारिंग तो नहीं होती? नो देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप आँख या लिड या इसके ऊपर फेस के ऊपर काम करते हैं तो आपका सबसे बड़ा गोल ही ये होता है। और आप उसको अंदर से भी तो कर सकते हैं। देखिए आँख ऊपर से जो चीजें अंदर से हो सकती हैं, जैसे कि आपने कहा कि फैट पैड रिमूव करना है तो ऐसे करके आंख को किया कट किया, कोई आपको स्कार नहीं नजर आएगा। आंख के ऊपर जो क्रीज है वो तो आपको कट करनी पड़ती है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो ऊपर वाला है ना जो ज़ेनथैलास्मा वो बिल्कुल स्किन के ऊपर होता है, वो सुपरफिशियल एपिथेलियल सरफेस के ऊपर होता है। उसको आपने ऊपर से ही अप्रोच करना है। हाँ। उसको आपने अंदर से नहीं अप्रोच करना, क्योंकि अंदर से अप्रोच करने के लिए आपको डैमेज ज़्यादा करेंगे फ़ायदे की बजाय। इसमें तो हमने पहुँचनी फैट पे था ना, तो नीचे वाला हिस्सा है। फाइनल और ज़रूरी चीज़, हल्के डार्क सर्कल्स, काले धब्बे आंखों के नीचे, जो भी आप खड्डे जो भी आपने उसको बुलाना है, ख़वातीन क्या मर्द हज़रात बड़ा कंप्लेन करते हैं। अच्छा एक सवाल है, क्या कुछ लोग पैदा ही डार्क सर्कल्स के साथ होते हैं? जिस तरह मेरा बेटा हमजा है, छोटा सा था तब से उसकी आंखों के नीचे हल्के। देखिए मुझे भी सारी उम्र याद है कि मेरे हल्के थे। जुगन आपको बताता हूँ, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको जिस तरह अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही और वो सुबह के वक्त आप उठते हैं और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो आपकी आंख के अंदर ऑर्बिटल जो मसल होता है आंख के इर्द गिर्द वो एक्टिव हुआ होता है। जब नींद पूरी नहीं होगी तो वो एक्टिव होने की वजह से उसकी स्किन हाइपर पिगमेंटेड हो जाएगी। अब मैं आपको समझाता हूँ, जिस तरह एक पेशेंट या जिस तरह आप सुबह उठती हैं और आपकी सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपकी बेडरूम में आ रही है, क्या आपको रोशनी महसूस हो रही है, तो आप सोई भी होंगे लेकिन आपका जो ऑर्बिकुलरिस है ना वो एक्टिव हुआ होगा, यानी कि आप अपनी आंखें ऐसे भींची होंगी। उस भींचने की वजह से ऑर्बिकुलरिस की ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से ऊपर वाली स्किन हाइपर पिगमेंट हो जाती है। ये एक नोन फैक्टर है। दूसरा ज़्यादा लैक ऑफ स्लीप की वजह से हो सकता है, ओवर स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, सर्टन आपकी ड्रग्स हैं जो आप खाते हैं या कैफीन इंटेक ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है। देन कुछ बच्चे होते हैं वो आंखों को मलते बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से फ़ैट आपकी जो फ़ैट है वो डिज़ोल्व हो जाती है और वो संकनाइज हो जाती है और उसकी वजह से अपेरेंटली लगता है कि हल्के, वो हल्के नहीं होते, बेसिकली वो संकनाइज होते हैं। अच्छा अब ये तो नोन फैक्टर्स हैं जो कि कॉज हैं जिसकी वजह से हो रही है, यानी कि आप एक्सेसिव उसको कर रहे हैं। ओ भाई मुझे एक ज़माने में कहा कि भाई आप फिलर करा लें आँख के नीचे, आपके हल्के चले जाएंगे। मैंने लिटरली जाके जैसे आज करवाया
उन्होंने कहा जी स्वेलिंग सेटल हो जाएगी, वो ऐसे गुलप्पे दो बन गए आंख के नीचे, फिर जाके उसी फिलर को डिसॉल्व करवाना पड़ा और मैं इतनी तंग हुई, ऊपर से आंख का एरिया मेरी जान निकल गई, सिर्फ इसलिए कि मुझे ये था कि यार मेकअप मुझे नहीं अच्छा लगता लगाना, जो मुझे अंडर आई कंसील करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, वो तो बस तकवार। देखिए मेरी बात सुने, इसका सबसे बेस्ट यही होता है कि आपने कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं और स्लीपिंग गॉगल्स, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है जिन पेशेंट्स को, ये मैं ओनर कह रहा हूँ कि अगर सपोज उनका है तो देयर आर फ्यू हाइपोपिगमेंटेड क्रीम्स होती हैं जिसको जो लाइट करती हैं, स्किन टोन लाइट करती हैं, वो लगा के उसके ऊपर आपने स्लीपिंग गॉगल्स पहने होते हैं रात सोते हुए, जिस तरह वो नाइट गॉगल्स नहीं होते, यू हैव टू वेयर द लाइट गॉगल्स, पहले नंबर पे ये होता है। जिस तरह फैट पैड रिमूव करते हैं तो उसके बाद हम स्लीपिंग गॉगल्स देते हैं पेशेंट को 2 हफ्ते लगाने के लिए ताकि फैट दोबारा हर्निएट ना करे। एग्जैक्टली द सेम वे हम पेशेंट को मेक श्योर करते हैं कि वो स्लीपिंग गॉगल्स पहने और लाइट आइज लगाएं आँख के नीचे, उसके साथ उनकी बेहतर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एक बात। दूसरा, कुछ ऐसी लेज़र्स आ गई हैं, रीसर्फेसिंग लेज़र। वो लेज़र्स क्या करती हैं, हमारी कि हम आँख की जो सरफेस है वो सारी स्किन ही नहीं प्रोड्यूस कर देती हैं। यानी कि एक दफ़ा हमने लेज़र की, उस लेज़र ने जो पिगमेंट है उसको डिस्टर्ब किया, थोड़ी सी स्कारिंग प्रोड्यूस की, वो स्किन सारी की सारी डिस्टर्ब होकर फिर नई स्किन आई तो वो लाइट टोन में होती है। बिल्कुल, बट व्यूअर्स अगेन आफ्टर केयर इनकी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर स्किन उतारी है, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो पेशेंट्स करते हैं। मैंने भी देखा है, मेरी एक फ्रेंड ने इसी तरह लेज़र रीसर्फेसिंग आँख के नीचे कराई और 2 दिन बाद बैंकॉक चली गई बीच हॉलीडे पे। दैट इज किलिंग, वो फिर उसका छाया बन गई होगी वो बाकायदा लगता था कि उसके आँख के नीचे किसी ने मुक्के मारे, बर्न होगी। हाँ, और डॉक्टर तो सर पकड़ के बैठ गई कि मैंने आपको मना किया, तो मैंने सन ब्लॉक तो लगाया था। उन्होंने कहा आपको बताया था कि सन एक्सपोजर ही नहीं आपका होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आपने स्किन उतारी, रॉ स्किन को आपने साड़ दिया, फ्रेश स्किन को धूप में, और अब आप कह रही हैं इसको ठीक करें, तो वो पहले से भी बदतर हो गया। पहले से बदतर हो जाएगा। तो बात ये कि अगर इस तरह की कोई चीज़ करानी है व्यूअर्स, तो डॉक्टर साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कमिटमेंट है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं ठीक होती। 1 to 10 वीक्स हमें कहीं नहीं करना। देन देयर आर कुछ थेरेपीज होती हैं, जुगन मेसोथेरेपी होती है, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, उनको मिला के कोलेजन बूस्टर्स होते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल उसको बूस्ट अप करती हैं उस एरियाज को जिसके साथ आपकी, ये वो हैं जो नोन फैक्ट्स हैं जिनका हम रिजल्ट देख रहे हैं। जैसे रीसर्फेसिंग की मैंने बात की आपको, ये तो वो है जो आपने इंटरवेंशन करनी है ना, लेज़र करनी है स्किन। बाकी जो आपको मैं बताया कि रीसर्फेसिंग इंजेक्शंस हो गए, कोलेजन बूस्टर्स हो गए, कोई ऐसी चीज़ें, ये हैं जो आप उसको बाद में हेल्प आउट कर सकते हैं विद टाइम। अच्छा, एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज दो? देखिए, कॉस्मेटिक आई प्रोसीजर्स इस वक्त पाकिस्तान में ऑन राइज हैं एंड वी आर गेटिंग द पेशेंट्स। सेफ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, कॉस्मेटिक आई प्रोसीजर्स, फॉक्स साइज बनाने हैं, फैट पैड रिमूव करने हैं, आइरिस कलर चेंज करना, आई कलर, वी कैन डू इट इन अ वेरी सेफ एंड सिस्टमैटिक वे। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ही है सेफ्टी नंबर 1 एंड देन ब्यूटी। सेफ्टी एंड ब्यूटी, और प्लीज़ अपनी जेब को भी देखें। मतलब डॉक्टर साहब की एक अच्छी बात है कि वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में भी पे करने देते हैं, आपको बड़े ऑप्शंस दे देते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लाहौर बेस्ड है, ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करेंगे इस किस्म का काम कराने के लिए तो यू हैव टू पे अप फ्रंट। बट जैसे कि अगर हर प्रोसीजर पे आते हुए आपने मतलब इंस्टॉलमेंट, डॉक्टर साहब बहुत से आपको ऑप्शंस देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आई साइट का इशू था, अदरवाइज था, डॉक्टर साहब ने फी सबीलिल्लाह वैसे ही लोगों को हेल्प आउट कर दिया। वो सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन जब कॉस्मेटिक चीज़ करानी है तो अंडरस्टैंड करें कि उसकी एक कॉस्ट है, और उस कॉस्ट के साथ जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पूरी करनी है। ये नहीं है कि आप एक दिन आएँ कि फ़ौरन 1 सेकंड में करें और निकल जाएं। ड्यू टाइम दें, सोच समझ के डिसीजन लें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग चीज़ कर लेते हैं फिर बाद में कहते हैं डॉक्टर साहब रिवर्स कर दें। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो सोच समझ के करें। अगर आई कलर को और बार बार आप पैसे खर्च करते जा रहे हैं, कभी कोई लेंस खरीद रहे हैं, कभी कोई खरीद रहे हैं, और वो पूरा प्रोसीजर आपको तंग कर रहा है, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि अगर मुझे आई साइट के लिए अपनी लेंस की ज़रूरत होती है, मैं वो भी नहीं पहनती, क्योंकि मैं इतनी इरिटेट होती हूँ। पहले आंख में डालो, आंख से निकालो, उसका लिक्विड, उसका ये, उसका वो। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल आई कलर चेंज कराना हो, मेरी अगर आइज ऑलरेडी लाइट ना होती तो शायद मैं इस प्रोसीजर के लिए जाती। लेकिन सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करके, सेफ प्रोसीजर है, गो फॉर इट, बट इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एंड लाइक डॉक्टर साहब सेड, सेफ्टी फर्स्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक चीज़ जो आजकल बहुत कॉमन है वो है डिहाइड्रेशन, और अपने आप को हाइड्रेटेड कैसे रखें। गर्मियों में सिर्फ आइसक्रीमें खाने का दिल चाहता है, या दिल चाहता है बंदा ठंडी जगह पे बैठा रहे, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं जो हमें हीट स्ट्रोक से या किसी भी गर्मी से रिलेटेड इशू से बचाती हैं, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई क्या प्यारे प्यारे लोग जो प्यारे प्यारी बातें करते हैं आज हमारे साथ हैं। 2 ऑफ माई फेवरेट गर्ल्स आर विद अस टुडे, जो हमेशा मशवरा देती हैं वो वाला जो हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड तो होता है लेकिन नेचुरल होता है, ऑर्गेनिक होता है, हर्बल होता है, जिसके हम बहुत बड़े एडवोकेट्स हैं ऑन मॉर्निंग एट होम। और जनरली व्यूअर्स पूरी दुनिया अब इस डायरेक्शन में जा रही है बिकॉज सब रियलाइज़ कर चुके हैं कि जिन चीज़ों में केमिकल्स होती हैं, जो चीज़ें अननेचुरली क्रिएटेड होती हैं, वो फिर बॉडी में जाके भी बड़ी बर्बादी फेरती हैं। तो हमारे साथ एक रिनाउंड हर्बलिस्ट, हमारी बहुत ही प्यारी आपा फरजाना मुनीर साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप हमें खबर मिलती है कि कराची से आप लाहौर के करीब करीब है, गिरदो नवा में है, तो हम आपको तंग करते हैं। बहुत शुक्रिया, ये तो मेरा एजाज़ है कि आप मुझे बुलाते हैं इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से। एंड देन आपके साथ बैठी है मेरी बचपन की सहेली, है तो मेरी दुश्मन लेकिन क्या करूं, कभी कभी आजकल सहेली है मेरी, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट वो है। कहते हैं ना, दुश्मन जो अपनों से भी प्यारा लगे। क्या बात है वैसे आपकी, लेकिन आपने उनका दिल खुश कर दिया। मैं इस पे ब्रेक में आपसे बात करूंगी। हर्बलिस्ट भी हैं, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट भी, एक्सपर्ट भी हैं, एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट भी हैं, TCM स्पेशलिस्ट हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही मेरे ख्याल से पंजाब और लाहौर के इर्द गिर्द के सारे लोग जब हजामा करना होता है तो इन्हीं के पास आते हैं। तबीबा मासूमा ज़हरा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्यारी दोस्त। हाँ, दुश्मन नुमा दोस्त लेकिन खैर वो जो कहते हैं ना फ्रेनमी है ना। हाँ जी। अच्छा, बट अब ज़रा सीरियस बातों की तरफ आ जाते हैं। ब्रेक से पहले तो हमने आंखों का रंग बदलने की भी बात कर ली ना, लेकिन जब नेचुरल चीज़ों की बात करते हैं तो नेचुरली आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिल्कुल। एक्चुअली अगर हम ये बात कहें फरजाना जी कि अननेचुरल गर्मी है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि जो हमने कर छोड़ा है अपनी इन्वायरमेंट के साथ, ओजोन लेयर वगैरह, अब तो सर्दी शदीद शिद्दत की आती है और गलत टाइम पे आती है, और गर्मी भी आती है तो मई में कभी इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन जिस शिद्दत की गर्मी और हीट वेव्स की बात हो रही है, कभी कराची में, कभी सिंध साइड पे, कभी पंजाब साइड पे, तो हमारी बॉडीज़ को ही नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इतना इंटरनेशनली ग्लोबल इतना ज़्यादा है कि हर पूरी दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं इस ग्लोबल चीज़ के वार्मिंग लिए। से। हाँ जी। और ख़ास तौर पे पंजाब में जो इन्होंने दरख्त काट दिए हैं उसकी वजह से बहुत ही मतलब हर चीज़, पोल्यूशन आपकी कितनी हो गई है, गर्मी कितनी हो गई है। अब ये कि हमारी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और हमें उसका आदी बनाना चाहिए नेचुरल चीज़ों के साथ। हमें जब जैसे गर्मी शुरू होती है हमें मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ऐसे मशरूबात जो हमने ख़ुद बनाए हुए हों और हम जानते हैं कि इसमें क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, और थोड़ा हेल्दी भी होना चाहिए। और सिर्फ ज़बान पे नहीं आपने अगले की जाना। सॉरी, मुझे ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप भी जानती हैं मासूमा जी और फरजाना जी, आपके पास कितने लोग आते हैं जो सो कॉल्ड हर्बल ड्रिंक या हर्बल डिटॉक्स ले रहे थे, या मतलब इवन आप बात करें कि जी बादाम का शरबत हमने लिया, वो घर पे बनाते हैं, पता चला कि पता नहीं वो क्या क्या केमिकल्स मिक्स करके, क्या उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाल के आप कहने को बड़ा बिल्कुल अच्छी कोई मशरूब ले रहे हैं। तो ये प्लीज़ चेक किया करें कि जिससे ले भी रहे हैं वो ऑथेंटिक बात कर रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही है। नहीं, थोड़ी सी अगर आप घर में मेहनत कर लें, आप इतना कमाते हैं, इतना भाग दौड़ ज़िंदगी में इतना है, अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपकी ये भाग दौड़ काम में आएगी। अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं है तो ये भाग दौड़ तो आप कर ही नहीं सकते ना। बिल्कुल। तो आप सबसे पहले अपनी तवज्जो अपनी सेहत पे थोड़ा सा टाइम, बहुत थोड़ा सा टाइम, एक दफ़ा चीज़ बना लें, रख ले, 1 महीना आपका आराम से उसमें गुजर जाता है। अच्छा, वो क्या है उनकी तरफ मैं आऊँगी, लेकिन मासूमा आप क्या कहेंगी? आपके पास तो लोग इन सब चीज़ों के लिए, चाहे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हैं, चाहे अब मेरे जैसा बंदा जिसको वैसे ही नॉर्मली बहुत गर्मी लगती है, हर बंदे का जैसे का आप बताती हैं डोशा होती है, डिफरेंट किस्म की आपकी बॉडी टाइप होती है, मुझे बहुत गर्मी लगती है। मुझे तो सर्दियों में भी मेरे पाँव गर्म हो जाते हैं, हाथ। हमजा की भी वही प्रॉब्लम है, मेरे बड़े बेटे की, और नूर को भी यही इशू है। अब जब इस शिद्दत की गर्मी आती है तो हर तीसरे चौथे दिन हीट स्ट्रोक नहीं तो हीट से रिलेटेड कोई तो प्रॉब्लम हुआ सिम्टम्स आ जाती। बिल्कुल जुगन, आपको पता है हर शो में मैं बताती हूँ कि आने वाले मौसम का प्रिवेंशन पिछले मौसम में होती है।
यानी आप उसकी तैयारी पिछले मौसम से करते हैं। समर्स से पहले विंटर्स में समर की तैयारी होती है। हम लोगों के यहाँ ये बार बार, क्योंकि आपके प्रोग्राम के तवज्जो से इतना ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट होने लगी कि लोग अब पूछते हैं कि गर्मियाँ हैं तो हम सर्दियों के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। हम सिर्फ फोकस होते हैं आज का मौसम, आज पे, हमें कल पे भी फोकस होना है अपने हेल्थ को लेके। गर्मी पिता सीज़न कहलाता है वेद में। पिता मतलब फायर, एक्सेस फायर। तो जो बॉडी टाइप पिता बॉडी टाइप है, इनको पहचान कैसे होती है? वो लोग जैसे आपने बताया, हाथ पांव जिनके गर्म रहते हों, जिनको गर्मी ज़्यादा लगती हो, बिल्ट उनकी मीडियम साइज़ की होती है, ऐसे लोग के जो लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जिनके पास हमेशा मैं कहती हूँ वो लोग होते हैं जो अपनी ज़ात में सीईओ होते हैं। वो लोगों के लिए सीज़न बड़ा मुश्किल सीज़न होता है। खाली सबके, बाकी सबके लिए तो होता है, एक्सेसिवली उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। अंदर हीट बढ़ जाए तो डेफिनेटली आपके खाने पीने में, अब आप अपनी मिट्टी के करीब हो जाओ। हमेशा मैं कहती हूँ मिट्टी के करीब होने का मतलब अपने सीज़न, अपने रीजन का खाना खाओ। जितना ज़्यादा इस मौसम में टिंडे और कद्दू आपको मिलता है, तोरियाँ आ जाती हैं, तो ये इंडिकेशन है कि इस मौसम में इनका इस्तेमाल आपके जिस्म को ठंडा करेगा। ये कूलिंग इफ़ेक्ट के साथ होते हैं, लेकिन गर्म तर के साथ होती हैं। आपने देखा है बहुत गर्मी में आम आता है और बहुत सर्दी के अंदर कीनू आता है। अल्लाह ताला भी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में कोई बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा लेगा तो उसको अल्लाह ताला ही बेहतरीन हमारा बैलेंस करते हैं। कैसा फ्रूट्स दे देते हैं कि जो आपकी बॉडी को बैलेंस कर लें। यानी बहुत ठंडे मशरूबात लेते हुए आपको कोई गर्म अज्जा का इस्तेमाल भी करना चाहिए इसी मौसम में। तो वो आम की सूरत में होता है, जो कि अब आ गया है और आगे भी मज़ीद आएगा। सब्जियों का इस्तेमाल ख़ास तौर पे, और फ्रूट्स का वो इस्तेमाल कि जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, अल्लाह ताला वही गर्मियों में आपको ज़्यादा प्रोवाइड करता है। सबसे ज़्यादा खरबूजा, तरबूज, टींडे, तोरी, कद्दू और खीरा आपको इस मौसम में मिलता है। लेकिन इसी के साथ आपको करेला भी मिलता है, इसी के साथ भिंडी भी मिलती है। तो बैलेंस करके खाने को ही बेहतरीन, साथ में फॉलिक एसिड। बिल्कुल भाई गेम तो पूरी की पूरी बैलेंस की है। बिल्कुल राइट फरजाना जी? बिल्कुल तो मुझे बताइए कि आप हमें क्या टिप्स देंगी आज? वो इन्हीं की बात को मैं आगे लेके चलती हूँ कि बिल्कुल यही है कि अल्लाह ताला ने एक, अब हर चीज़ ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हर मौसम के मुताबिक आपको चीज़ें मिलेंगी। तो अगर हम इनको अपने ग़िज़ा में शामिल कर लेंगे, गोश्त को ज़रा साइड पे कर लेंगे, तो ये हमें बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा। हाय घर में गोश्त ना बने तो लोग घर में और कोई ने तो घर के मर्द से आपा डाल देते हैं कि क्या दाल सब्जी बनी है तो हम क्या खाएं। तो गर्मियों में गोश्त खाने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का टाइम है। आप गोश्त तभी निहारी खानी शुरू कर दो, तभी आपको निहारी सुबह में मिलती है। देखिए आपका पुरानी ट्रेडिशनल फूड जो है वो सारा फूड है ही इस तरह कि वो आपको बैलेंस लेके चलता है। सही जी। जैसे गोश्त का है कि आपने गोश्त अगर बहुत पसंद है तो आप गोश्त में सब्ज़ी डाल दें, वो मोतदिल हो जाता है। ठीक है, वो एक अच्छी जायका भी अच्छा आ जाता है, गोश्त की कमी भी आपकी पूरी हो जाती है और आपकी जो सब्ज़ी है वो भी आपको मिल जाती है। उस तरह खा लें। फिर मशरूबात बहुत पिए आप, जैसे ये है खरबूजा है। खरबूजा आप इसको जो बीज होते हैं यहाँ अक्सर फेंक देते हैं। अगर हम खरबूजे के बीज ना फेंकें, खरबूजे को उसका सारा गुदा निकाल के बीजों समेत आप ग्राइंड करके पानी डाल के उसका शरबत सा बना के पिएँ, तो इससे तो आपकी प्यास की जो तेज़ी है वो भी कम होगी और आपकी किडनी भी जो उनसे बहुत अच्छा वर्क करेगी और आपके अंदर जो हीट का सिस्टम है वो भी थोड़ा कूल डाउन रहेगा। तो पूरी दुनिया में व्यूअर्स अब सीड साइकिलिंग हो रही है, यानी कि आपको कह रहे हैं कि बहुत से सेसमी सीड्स हो गए, खरबूजे के सीड्स हो गए, मतलब सारे सीड्स को मिक्स करके आप उनको यूज़ करें। और खरबूजे के बीज तो बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर इसके पूरे गुदे के साथ अगर हम इसको शेक बना लें, पानी डाल के, दूध डाल के नहीं, पानी डाल के, तो बहुत अच्छी होती है चीज़। इसके अलावा हम इसका, आपने कहा कि महीना रह सकती हैं चीज़ें अगर बना लें, हाँ, तो वो कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि मैं आपको थोड़ी एक रेसिपी बताती हूँ। क्योंकि गर्मी में किचन में नहीं खड़ा हुआ जाता। हाँ। आपको पता है हर रोज़ अगर खड़े होके आपको देखिए सिंपल बात है, सत्तू बड़े आसान होते हैं, वो आपने उसमें शक्कर डाली, उसमें बर्फ़ पानी डाला और पी लिया। बट कुछ मशरूब ऐसी होती हैं कि अगर आपको वो डेली या वीकली बनानी पड़े तो इतनी तपती गर्मी में तो किचन में जाके पानी नहीं लिया जाता, तो खड़े होकर तो कुछ नहीं बनाता। अब कम से कम जो मैं अभी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो उसको आप कम से कम बना के उसका पाउडर सा बना के
2 महीने तक आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके। और उसका रेसिपी ये है कि आपने उसमें ज़ीरा लेना। पहले आपको मैं चीज़ें बता दूं, फिर मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। ज़ीरा, सौंफ, अनारदाना, छोटी इलायची, काली मिर्च, सौंठ और थोड़ी सी अजवाइन, ये चीज़ें। और इसके साथ हमने मिश्री, चीनी नहीं, हमने इस चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, हमने मिश्री का इस्तेमाल करना है। मिश्री जो उनसी होती है वो ठंडी होती है, चीनी जो उनसी है वो गर्म करती है हमारी बॉडी को। अब मिश्री का हमेशा जो भी आप मशरूब बनाएं उसमें मिश्री का इस्तेमाल करें, चीनी का ना करें, वो आपके बहुत बेनिफिट देती है। सबसे पहले हम ज़ीरे को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, उसकी हल्की सी खुशबू आए, बहुत हल्की सी, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बहुत हल्की सी खुशबू आए तो उसमें हम सौंफ डाल देंगे और आग को बहुत हल्का कर देंगे। हम सौंफ डाल देंगे, 2 चम्मच अगर हमने लिया है ज़ीरा, 2 चम्मच हम सौंफ लेंगे, 1 चम्मच हम छोटी इलायची लेंगे, आधी चम्मच हम, ये मैं टेबल स्पून का बता रही हूँ आपको, आधी चम्मच हम काली मिर्च लेंगे, 1/4 टीस्पून हम अजवाइन का लेंगे और हाफ़ टेबल स्पून हम सौंठ का लेंगे। ठीक है। इनको हल्का, और अनारदाने के 2 टेबल स्पून हम लेंगे। वो इन सब को हम थोड़ा सा फ्राई पैन में डाल के, इसकी जो नमी होती है उसको हमने ख़त्म करना है, भूनना नहीं, सिर्फ नमी को ख़त्म करना है। इसको हम अच्छी तरह नमी को ख़त्म करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर अब इसमें हमने 4 टेबल स्पून सूखा पुदीना ये डालना है। ये डल गया, अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और मिश्री को हम अलग से ग्राइंड कर लेंगे। मिश्री जो सी होती है वो ज़्यादा जल्दी ग्राइंड हो जाती है, ये चीज़ें थोड़ा और दूसरी चीज़ें वो फिर चिप भी हो जाती है, तो वो बाद में अगर आप उसको कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हम दोनों चीज़ों को, मिश्री जो सी इसमें हम आधा किलो डालेंगे, पूरे जो मैंने आपको बताया रेशो, इसमें आधा किलो हम मिश्री का डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लें। और दोनों चीज़ों को हम ग्राइंड करके बारीक पाउडर बना के, तो इनको अच्छे से मिक्स करके किसी आप डब्बे में डाल के रख लें। अब आपने पीना है, स्कंजबीन पीनी है नींबू की। फ्रिज में से आप पानी निकालें, आधा नींबू निचोड़ें, 1 टेबल स्पून उसमें ये पाउडर मिक्स करें और पी लें। ईजी। अगर आप डिब्बे के आप लेके आते हैं डिफरेंट किस्म के फ्लेवर वाले, बेसिकली चीनी वाला पानी घर, उससे 1000 गुना ज़्यादा उसमें तवानाई, हाजमा आपका अपनी जगह ठीक, वेट लॉस है, हाजमा बहुत अच्छा है। फिर आपको ये गलू नहीं लगती इस मशरूब पीने से, इसमें अनारदाना वगैरह होता है ना, उसकी वजह से। और अनारदाने के इतने, ये भी आप भी इस चीज़ पर तायद करेंगी कि अनारदाना बिल्कुल जैसे अनार का जो हमें बेनिफिट मिलते हैं ना, अनारदाने में सेम वही चीज़ होती है, बिल्कुल इसमें फ़र्क नहीं होता उसमें कुछ भी। So that's an amazing tip. और उसके अलावा और क्या इसमें? अगर देखें, अगर हमें सम टाइम ऐसा होता है, लोग कहते हैं नहीं नींबू नहीं हम पी सकते, हमारा गला पकड़ा जाता है। आप आधा पाव आलू बुखारा लें, आधा पाव इमली लें, इसको रात को पानी में भिगो दें, सुबह इसको अच्छी तरह हाथों से, मतलब साबुन से हाथ धो लें पहले, गंदे हाथों से नहीं, अच्छी तरह साबुन से हाथ धो के उसको अच्छी तरह मसल लें, इसका गूदा से निकल आएगा। थोड़ा सा पानी उसके अंदर और डालें, फिर उसको मसलें, 3 टाइम उसको ऐसे करके उसका गूदा सा बना लें। इसको बर्फ़ वाले क्यूब्स में आप फ्रीज़ कर दें। एक आपने डली डाली, 1 चम्मच वो डाला, मिक्स किया और पी लें। कितना, और ये इतना ठंडा और इतना अच्छा, ये आलू बुखारा और इमली का आप तो शरबत जानते हैं, शरबत कितना अच्छा होता है। और गर्मियों के लिए तो खास तौर पे बहुत, जिनको भूख नहीं लगती, स्किन किस आपके लिए बहुत अच्छा है, जो दाने निकल आते हैं, पित्त निकल आती है आपको, इन चीज़ों से आपकी। और खुदा का वास्ता है व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग रोड साइड पे आजकल खड़े होके जूसेस वगैरह पी रहे हैं ना, आपको नहीं पता कि वो किन बर्तनों में, किन चीज़ों में, मैं किसी की बिज़नेस नहीं ख़राब करना चाहती व्यूअर्स, लेकिन कोई भी उबले हुए पानी, मिनरल वाटर या फिल्टर्ड पानी से नहीं बना रहा ये चीज़ें। आप जब रोड साइड से ये चीज़ें लेते हैं, फिर आपको हैज़ा, क्या है उसका नाम, टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटराइटिस, हेपेटाइटिस। बनाने वाले वो भी अगर हाइजीन का अच्छा ख्याल रखें तो वो ज़्यादा बिक्री, देखिए जिसके पास ग्लास सादा होगा और जिसके पास डिस्पोजेबल होगा, रश उधर ज़्यादा होता है।
तो आप जहाँ हम व्यूवर्स को हिदायत दे रहे हैं वहाँ पे हम बनाने वालों को भी दे सकते हैं बनाने कि वालों भाई को भी यही हिदायत थोड़ा देंगे कि सा भाई अगर आपने इस तरह से बिजनेस लेके अपनी बनानी है ज़रूर बनाएं। बड़ा अच्छा टाइम है। अमेरिका अच्छा कनाडा में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने लेमिनेट स्टैंड्स का भी इनका स्टैंड लगाते हैं और पैसे बनाते हैं गर्मियों में, समर हॉलीडे में। कितना होता है ये। तो बात ये है कि 1000 गुना, मतलब मैं तो सपोर्ट करती हूँ कि अपनी बिजनेस करें, लेकिन हिफ्ज़ाने सेहत के सारे उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए और जिस आवाम को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये ना हो कि आपने उससे 50 रुपए तो ले लिए लेकिन उसको आपने 10,000 रुपए की बीमारी साथ दे दी। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तबीबा मासूमा ज़हरा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे किचन में क्या बना रही हैं, बल्कि नहीं वो हमें क्या बनाना सिखा रही हैं और किचन में भी तैयारी मुकम्मल है। आप भी बता दें क्या सिचुएशन है। जी हमारे जो बीफ स्ट्यू है वो रेडी हो गया है, इसको हमने निकाल दिया सर्व करने के लिए। लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट। और वही वाली बात है ना व्यूअर्स, टाइम है तो सिरे से आप उसको मतलब कुक होने के लिए रख दें मीट को और उसको पकने दें 4-6 घंटे के लिए। बट अगर टाइम नहीं है तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि हाफ टन बीफ करके आप इसको कर लें। बट जैसे कि अभी अभी हमें गाइड किया गया, आपने जैसे फरजाना जी ने कहा कि गोश्त अगर खाना है तो सुबह के टाइम खा लें और उसके अंदर कोई सब्जी डाल दें, जो हम तब से कह रहे हैं कि ये तो बीफ स्टू है, इसमें आप गाजर, मटर, आलू डाल दें, बिल्कुल इसमें आप गोभी ऐड कर दें, कोई वेजिटेबल डाल दें, करेले इन सीजन टिंडे है। यहाँ पे टिंडे, हाँ, घिया, बिल्कुल। कद्दू कुछ डाल सकते हैं। सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन बीफ के साथ हमेशा ठंडी सब्जी का होता है, वो आपको माइल्ड करता है, बैलेंस डाइट देता है। कभी भी अगर मैं यहाँ पे बताती जाऊँ कि गोभी के साथ बीफ को बनाना गलत, नुकसानदेह। फिर क्या बनाएं? मटन के साथ या चिकन के साथ आप गोभी बना लें, लेकिन जब बीफ बनाएं तो टिंडे, तोरी या कद्दू का इस्तेमाल करें ताकि वो उसको बैलेंस कर दे। लो जी, और आसानी पैदा हो गई। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे कि मासूमा ज़हरा में क्या बनाना सिखा रही है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई ब्रेक से पहले तो फरजाना जी ने जो हमें बता दी पूरी एक रेसिपी घर पे इजी नींबू पानी वाली, और खाली नींबू पानी नहीं है व्यूवर्स, उनके इसके साथ आपका जो वेट लॉस होगा अगर इसको आप रेगुलर लेंगे तो वो बड़ा ज़बरदस्त, ख़ास तौर पे जिनको पेट में हवा, गैस, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है उसके लिए बेहतरीन अक्सीर का काम करेगा। और उसके साथ अगर आपने उसको नींबू पानी के अंदाज में नहीं लेना तो यू कैन ऑल्सो हैव इट इमली एंड आलू बुखारा मिक्स करके। शरबत लोग बाहर से जा के पीते हैं, घर पे इतना आसान तरीका, वरना तो उसको पका के और पता नहीं क्या और फिर बोतलों में डालना और हफ्ते 10 दिन के बाद उसका ख़राब हो जाना। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, घर पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आई नो आजकल हम लोगों के पास टाइम नहीं है, किसके पास टाइम है मासूमा, बट बात ये कि अगर सेहत में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, जो आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो फिर क्या करना? प्रॉपर्टियों और गाड़ियों का अचार डालना है। ऐसे ही अच्छा, यहाँ पे जनाब आज जैसे हम गर्मियों की बात करें, गर्मियों में मैंने बताया कि अल्लाह ताला हमें हर वो सब्ज़ी, हर वो फल देता है कि जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जो कि ठंडी तासीर वाले होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने रीजन, अपने सीज़न का बेस्ट सस्ती चीज़ जो मिल रही है ना, समझें अल्लाह ने आपको तोहफे के तौर पे दिए, उसका इस्तेमाल खाने में, लगाने में और हर तरह से करें। जैसे कि अगर कद्दू को हम ले लेते हैं, कद्दू के छिलके जो हैं ये बेस्ट स्नैक्स का काम करते हैं। स्नैक्स, हाँ बेस्ट, इसको वो तो अगर आप फेंकते तल के हैं हम। बिल्कुल फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छी तरह से धोएं। इन छिलकों को अगर शैलो फ्राई कर लें तो इससे ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी चीज़ दाल चावल के साथ खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप इसको फ्राई कर लो तो चिप्स की तरह, और ये बहुत मज़ेदार होते हैं। और सरसों के तेल में फ्राई कर लें। और सबसे बेस्ट क्या है इसका कि इनके छिलके ठंडी तासीर रखते हैं। आप गरम दाल खा भी रहे हैं, जैसे मसर की दाल है, लेकिन उसके साथ अगर इसके छिलकों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको ऐसे करके जैसे फ्राइज टाइप होते हैं, आप इसको फ्राई कर फिर इन्हीं छिलकों को फेंकने के बजाय व्यूवर्स, अगर एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। अगर आप सिरके के अंदर, सिरके में इनको डिबो दें, साथ में प्याज और आजकल केरियां आ गई हैं, ओह सो यमी, इन सबको कर दें तो ये हाजम बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में आपके हाजमे में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये बेहतरीन है उसके लिए भी। तो इनको प्लीज़ व्यूवर्स ज़ाया ना कीजिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन गिफ्ट है। अगर आपको याद हो, आप ही के इधर शो में मैंने एक दफ़ा कद्दू के कोफ्ते भी बनाए थे, बड़े मज़े के थे।
हाँ, तो उनकी जल्दी से रेसिपी बताती जाती हूँ मैं। इसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करने के बाद छिलका निकाल लिया, छिलका आपने यूज कर लिया, तल कर लिया, वो आपका गया। अब इसको नहीं वेस्ट करना अच्छी तरह से कद्दूकश कर लें, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको जॉन्डिस है और उनको गोश्त नहीं देना, उनको जायका चाहिए, तो उनके लिए बेहतरीन है। घर में बच्चों के लिए बेहतर है। इसको कद्दूकश करने के बाद अच्छी तरह से जब आप निचोड़ लेंगे तो इसको समझेंगे कीमे की शक्ल इख्तियार कर गया। कीमे की बेस, मसाला सारा कोफ्ते का, मसाला सारा शामी कबाब का, शक्ल कोफ्ते की, शक्ल शामी कबाब की, लेकिन है कद्दू वो। किसी घर के फ़र्द को मुश्किल से पता लगता है कि कद्दू पका है या कीमा पका है, तो इनको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कद्दू का बेहतरीन फ़ायदा बनाने का एक और भी तरीका है, थोड़ा सा कीमा डाल दें, ना भी डालें। मैं वैसे आपने कह खा रही के हूँ, देखा जो था ना? मैंने तो खाया था, और लेकिन आपको मेरे ख्याल से याद है कि याद भी नहीं रहा था, मैंने बताया भी नहीं था कि है किस चीज़ है के। जिसकी मैंने कहा बड़े मजे के कोफ्ते हैं, ये हैं वो हैं, और बात देखिए ना आपकी प्रोटीन, तो कहती है 1 मिनट प्रोटीन नहीं है इसके अंदर। मैंने कहा क्या मतलब, कहती तो कद्दू ये सबसे बेस्ट है जी, अगर इसको हम हार्ट हेल्थ के लिए इस्तेमाल करें। इसका सूप जो है डाइजेशन के लिए बेहतर है। कद्दू को काटें, इसमें हल्का नमक, काली मिर्च, हल्दी डाल के इसको सूप की तरह बनाएं, इसको ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर अगर चाहें तो थोड़े से बेसिल लीव डाल लें। ये बेस्ट है आपके निज़ाम इंतज़ाम को बेहतर करने के लिए। वो लोग जिनको मोशन लगे हैं, वो लोग जिनको पेट में दर्द रहती है, एच पाइलोराई का इशू है, जॉन्डिस हो गया, तो उनके लिए बेहतरीन है। और प्लस ये प्रिवेंशन भी है। कद्दू का एक और बहुत अच्छी चीज़ कमाल ये है कि आपके टॉक्सिन्स को निकालता है। तो इसके छिलके जो उतर जाएं, इसको अगर पैरों के नीचे रब किया जाए तो वो लोग जिनके हाथ पांव जलते हैं, डायबिटिक पेशेंट जिनके पैरों में जलन होती है, पैरों में आग निकलती है, उसके लिए बेहतरीन है। माड़ू कद्दू जो है उसको अगर स्लाइस करके रात को अगर हाँ हल्का सा स्लाइस करें, इसको ठंडा कर लें फ्रिज में, रात को अपने पैरों में रख के ऊपर थोड़ी देर के लिए सॉक्स पहन लें, तो आपके सारे टॉक्सिन्स को निकाल देगा और डायबिटिक पेशेंट की पैरों की जलन को ये ख़त्म करता है। उसके बाद उसको हॉट खाइएगा फ्लैशेस मत, को आराम करता है ऑब्वियसली। उसके बाद उसको खाना मत, और ये पाँव के हॉट टॉक्सिन्स फ्लैशेस वरना के खा लिए, लोगे। हॉट फ्लैशेस के लिए बहुत अच्छा है। जो मेनोपॉज से या पेरी मेनोपॉज से गुजर रहे हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छा। कद्दू के यार वैसे एक दिन ना हमें मेनोपॉज पे भी प्रोग्राम आपको, मुझे और फरजाना जी को करना चाहिए। मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज ऐसा इशू है जिसको ना तो कोई एक्नॉलेज करता है। अब जाके हम कहीं पे माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल की कहीं बात करते हैं कि जी ये चीज़ें आप कर सकते हैं, तो वो एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो रही होती है और ख़वातीन के लिए एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और तकलीफ दे पीरियड होता है। उसके अंदर भी खुराक अगेन बड़ा एक पॉजिटिव रोल अदा करती है। अच्छा, वो लोग कि जिनको आंखों में जलन होती है, स्किन पे जलन का लफ्ज़ कहीं पे भी आए तो आपको कद्दू याद आ जाना चाहिए। ख़ास तौर पे आंखों की जलन, आंखों पे दाने निकलना, इसके लिए कद्दू का पानी बहुत अच्छा है। अच्छा, जो लोग कद्दू के पानी से आंखें नहीं धोना चाहते और उनको ज़रा डर लगता है कि ये आंखों में कैसे डाला जाए, तो वो कद्दू की हल्की सी पेस्ट बनाएं, कद्दूकश करें और आंखों पे उनके पैक्स रखें, तो जितने मर्जी आंखों में बार बार दाने निकल रहे हैं वो दाने निकलना बंद हो जाएंगे इसके खाने के साथ साथ। आप ये भी कर सकते हैं कि जिस तरह राउट कॉटन पैड होता है ना, उसके ऊपर आपने उसकी पेस्ट लगाई और ऐसे करके फिर उसको आंख के ऊपर बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। फिर कद्दू को आप खीरे की तरह भी खा सकते हैं। हम समझते हैं रॉ कद्दू खाया नहीं जा सकता, इस पे हल्का काला नमक डालें और इसको आप आराम से खाएं। यानी कद्दू को हर तरह से इस्तेमाल करें गर्मियों में। आगे टिंडे की बात, टिंडा भी ठंडी तासीर। अच्छा, देसी या फार्मी? हमेशा देसी लें। ओके, कोशिश करें कि देसी टिंडा, छोटी क्यूट सी देसी टिंडियाँ आती है ना मार्केट में। अच्छा, तो इसको भरवा टिंडे तो आप बनाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इसके अंदर कम से कम फाइबर और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आयरन मिलती है, इसके अंदर आपको जिंक मिलता है, विटामिन बी का कंटेंट ज़्यादा है, तो ये आपके पट्ठों को कमज़ोर होने से बचाता है, दिल के पट्ठों को मजबूत करता है, दिल की बीमारियों में बेहतरीन कारामद साबित होता है। तो टिंडे का इस्तेमाल भी इसी तरह बहुत अच्छा है गर्मियों में। अच्छा, धनिया और पुदीना तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं बिल्कुल पूरा साल। हाँ, लेकिन इस मौसम में मैं आपको एक चटनी बता रही हूँ कि जो घर में आप बना के रखें, ये मुकव्वी दिमाग है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, फेफड़ों को कंजेशन से बचाता है, लंग टॉनिक का काम करता है। कैसे? 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी धनिया, 1 मुट्ठी बादाम भीगे हुए छिलका उतरे हुए और 1 मुट्ठी किशमिश। ठीक है, इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लें। इसमें मिर्च हरी नहीं डालनी, इसमें टमाटर नहीं डालना। इसको ब्लेंड कर लें, हल्का सा अपने जायके के मुताबिक नमक और काली मिर्च डालें। नींबू डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बादाम और किशमिश का असर ज़्यादा देगा। ये अगेन
निज़ाम को बेहतर करता है। असल में चटनी जो होती ये है वो आपके- जब तक थोड़ी खट्टी ना हो ना, या इमली ना हो उसमें, या नींबू ना हो, तो वो चटनी नहीं फील देखो करती। अभी हम गर्मी निकालने के लिए दे रहे अच्छा, हैं, ओके। तो उसको खट्टा ना ही करें, बाकी चीज़ों में खट्टा डालें तो ज़्यादा बेहतर है ना। आप चटोरी हरकतें ज़रा थोड़ी सी पीछे रखें। एक दफ़ा इस औरत ने मुझे खिचड़ी खिलाने की कोशिश की, पूरा एक हफ्ता, 3 दिन बाद ही हिम्मत जवाब दे गई। 3 दिन के लिए ही खा रोते ली, उसका हुए रिजल्ट कितना अच्छा था। रोते हुए मैंने Skin फ़ोन अच्छा किया था कि मेरा वज़न कम हो गया है, स्किन भी क्लियर हो गई है, लेकिन मुझे लग रहा है मैं भी ख़त्म हो जाऊंगी, इसलिए खुदा का वास्ता है। तो उसने कहा अच्छा चलो 3 दिन का डिटॉक्स कर लेते अच्छा हैं। हाँ, खिचड़ी उन दिनों डिटॉक्स में बीमार बहुत थी ना मैं। खिचड़ी डिटॉक्स बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसकी रेसिपी किसी दिन हम बताएंगे। अब आ गई लीमू की बात। लीमू जिस तरह आपा ने बताया बेहतरीन है, आप लीमू पानी कैसे पिएं, तो लीमू के बीज, मैं लीमू के बीज की बात करूंगी। इस मौसम में डायरिया बहुत होता है। अब वो डायरिया को ठीक करने के लिए लीमू के बीज जैसी कोई चीज़ नहीं। किसी ज़माने में एक मेडिसिन आती थी जो 4 गोलियां खाते थे और फटाफट डायरिया खत्म, ये वो अब वो 4 बंद हो गई। 4 बीज अब खा ये लें। 4 बीज आपने निगलने हैं, आधे घंटे के बाद फिर 4 बीज, और फिर आधे घंटे के बाद 4 12 बीज टोटल। 12 बीज टोटल लेंगे। किसी किस्म का भी डायरिया है वो रुक जाएगा, लेकिन अगर नहीं रुके तो अपने किस डॉक्टर से रब्ता एज करें। के बाद, क्योंकि ये छोटे देखिए छोटे बच्चों को भी छोटे दे देते बच्चों को भी दे सकते हैं, 5 साल के ऊपर के बच्चों को दे दें, 5 इसका साल कोई से बड़ी नुकसान होगी, नहीं ठीक है। है। नीचे नहीं बट दे छोटे सकते क्योंकि बच्चों उनको को, निगलना और नहीं अगर आता। बुजुर्गों को खुदा न खास्ता अगर बहुत ज़्यादा डायरिया हो 65-60 की एज के बाद, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स, फ़ौरन मॉलेज के पास लेके मॉलेज जाएं। के पास लेके घर पे जाएं, क्योंकि फनकारियाँ घर पे- मत किया करें, बिल्कुल। क्योंकि होता ये है कि पहले अगर 2 मोशन के बाद ही आप डॉक्टर से रब्ता करें। बुजुर्ग और बच्चे, उनका ख्याल रखें। बाकी ये कि इसको हेल्पिंग हैंड रखें, वो जो भी डायरिया के लिए मेडिसिन खा रहे हैं, फिर भी आपने देखा है कई लोगों को डायरिया रुकता ही नहीं, कोई आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, लीमू के बीज खाने, इसके साथ पुदीना 10 पत्ते, 2 सब्ज़ इलायची, इसका कहवा बनाएं, 1 लौंग डाल के, और इस कहवे के साथ चाय की पत्ती को फाँक लें। यानी काली चाय जो भी है उसको आप ½ टीस्पून मुंह में रखें, ऊपर ये कहवा पी लें, तो भी डायरिया बहुत बेहतर होता है, और आपका पेट में जो दर्द है वो ठीक रहेगी इंशाल्लाह। डन, ऑसम। आ जाए तो ये कुछ आपके साथ कुछ सब्जियां आपको दिखा दी, बात भी कर दी, लेकिन फरजाना जी एक सवाल फिर भी मेरे जहन में अभी भी घूम रहा है, और वो ये है कि बच्चे, देखिए हमने वो चीज़ें तो डिस्कस कर ली जो चलो बड़ों को बेवकूफ़ बना के कन्विंस करके चलो कर लिया। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं हीट स्ट्रोक की वजह से, उछल कूद से बाज ही नहीं आते, आपको पता है। हम लोग गर्मी के मारे हम बेहोश हो रहे होते हैं, बच्चे जो हैं वो अपनी फनकारियाँ कर रहे होते हैं, बाहर छलांगे बलांगे ये वो, फिर अंदर आके ऐसा बुखार हो जाता है, बुखार हो जाता है। तपती गर्मी में बुखार हो जाता है। तो बच्चों को कैसे कूल डाउन रखें? अच्छा, वो तो कूल डाउन का मैं बताती हूँ। अगर बच्चों को लू लग गई है, वो बुखार हो गया है, उसका एक बड़ा, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, मैंने कैरी ना दिखाएं, लेकिन एक छोटा सा टोटका कर लें। 1 चम्मच प्याज का पानी निकाल के उसके अंदर ½ टीस्पून शहद मिक्स करके वो मरीज़ को पिला दें। इससे आपकी जो लू है, जो लग चुकी है आपको, वो ठीक हो जाती है। और पीने में आपने उसको चीनी, नमक और नींबू के स्कंज में, चीनी, नमक और नींबू के स्कंज में ये पिलाएं, ठीक हो जाएगी। और स्कूल में बच्चों को सबसे चीज़ जो उनसे ये सबसे पहले आप लोग भागते हैं व्यूअर्स ORS की तरफ। ORS में यही चीज़ें होती हैं, बट और भी चीज़ें होती हैं, तो बेहतर है कि अगर आप घर पे इनिशियली 1-2 चीज़ें ट्राई कर लें, वो नहीं वर्क करती हैं आप फ़ौरन डॉक्टर पे ले जाएं। छोटे बच्चों का इसलिए कह रही हूँ, जो दूध पीते बच्चे होते हैं, जैसे उनका पेट ख़राब हुआ है, तो आपको ले जाना पड़ता है 2 साल से कम उम्र की, खुदा न खास्ता डिहाइड्रेशन ना हो, फ़ौरन लेके जाना पड़ता है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, अब मैं इस चीज़ को बार-बार हर एक माँ को मैं ये कहती हूँ कि जब आप बच्चों को स्कूल से लेने जाते हो, अपने साथ को तौलिया साथ रखा करो, ताकि जब उसका अब स्कूल से बच्चे को बाहर निकालते हैं, आप सर पे, गर्दन पे ढका रखें, तौलिया ज़रूर रखें, उससे आपको लू बच्चे को नहीं लगती। लेकिन आजकल वो फैशन है कि जो नहीं अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। और मुझे हैरत इस बात पे होती है कि लोग जाते हैं, बच्चों को पिक करते हैं, अब तो खैर छुट्टियां भी आने वाली हैं इंशाल्लाह, बट द पॉइंट इज़ छुट्टियां भी हों तो बच्चे तो बाहर भाग दौड़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। सो छाँव की जगह में खेलें तो बेटर ऑप्शन, बट एटलीस्ट स्टैंड बाय पे बच्चों को खेलने के लिए जा रहे हैं तो कुछ ठंडा मशरूब बोतलों में डाल के दें। बेहतरीन जो सा मशरूब होता है ना बच्चों के लिए, बादाम का शरबत होता है, उससे बच्चों को एनर्जी भी आती है। बादाम का शरबत उनको पुन दें, उसको छान दें, ताकि वो जो बादाम की जो छोटा छोटा होता है ना, वो गले को बच्चों का लगता है तो वो रिपीट ठंडे दूध में अगर डाल के बना दें, ठंडे दूध में अब चीनी वगैरह की बजाय बादाम का शरबत डाल के देते हैं बच्चे को।
बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसके साथ शरबत बजूरी और शरबत संदल संदल वो इस का। मौसम के हैं। जितना ज़्यादा खुद भी पिएं, घर वालों को भी पिलाएं, क्योंकि जिगर को गर्म होने से बचाना है हमें। बट प्लीज़ ऑथेंटिक जगह से और बिल्कुल। ऑथेंटिक लोगों से तो ले। खुद बना ले। जी कैसे? बजूरी जैसे संदल है, संदल का हमने वहाँ से साबत संदल जो सी होती है वो हम ले आए, ला के उसको हम पानी में भिगो दें, रात भर पानी में भीगी रहेगी वो। सुबह हम और पानी डाल के उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके हम उसमें मिश्री डाल के और छोटी इलायची डाल के तो चूल्हे पर पकने के लिए रख दें। वो जब एक तार का, बहुत ज़्यादा तार नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, हल्का सा हाथ को चिपकने लग जाए तो उसको उतार लें, बस सिंपल शरबत बन गया। और ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको अगर फ्रिज में रखें तो आपका 6 हफ्ते से 2 महीने फिर निकल आराम से जाएंगे। निकल जाता और है। शरबत संदल बेहतरीन इसलिए कि ये डायूरेटिक है। तो यूरिन के जितने इशू या जॉन्डिस होने का ख़तरा जितना होता है वो कवर रहता है। आपकी किडनी फ्लश आउट अच्छा होता रहती है। वो लोग जिनको किडनी के इशू रहते हैं, फैमिली ट्रीट में चल रहा है, हर किसी को पथरी हो रही है, तो उनके घर में तो हर वक्त शरबत संदल और बजूरी होना चाहिए। एक बच्चों को ना लस्सी पीने की आदत डालें। और ये बाय द वे बहुत छोटी एज पे शुरू होती है व्यूअर्स चीज़। मैंने हमजा को 5-6 साल की उम्र पे जब पिलाने की कोशिश की ना, वो काबू में नहीं आता था। हसन और नूर को 1.5-2 साल की एज पे ही मैंने ना थोड़ा थोड़ा पिलाना शुरू कर दिया, उनको आदत पड़ गई। आदत पड़ गई। क्योंकि हम क्या करते हैं, दही बच्चों को खिलाते ही नहीं है अंटिल मच लेटर इन लाइफ। बिल्कुल। और दही जो सा होता है वो थोड़ा गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है। और अगर उसके अंदर हम दही कुछ भी ना करें, फेंटे भी ना, उस पर थोड़ा सा पानी डाल के उसको चम्मच से हिला के बच्चों को खिला दें, वो बहुत, उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। परफेक्ट। तो एंड में आप दोनों गर्ल्स क्या मैसेज देंगी? मासूमा आप, एंड देन आपके साथ क्लोज करेंगे फरजाना। जी, गर्मियों में सबसे ज़्यादा आपकी रूटीन, आपके रिचुअल्स क्या होने चाहिए? सुबह उठते साथ ही 1 चम्मच छोटा ज़ीरा सफ़ेद लेके गर्म पानी उसमें डाल के उस पानी का सुबह सुबह इस्तेमाल आपको सारा दिन जो है आपके निज़ाम को बेहतर रखता है। यानी अगर आपको ज़ीरा पसंद नहीं है तो फिर भी गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपनी ज़ुबान को स्क्रैप्स ज़रूर करें। मुंह में कोकोनट ऑयल रख के उसकी कुल्ली लाजमी करें। आपकी ओरल हाइजीन से ज़्यादा ये आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक को बेहतर रखती है। और सारे दिन में रात को सोने से पहले पैरों पे हल्का सा सरसों का तेल ज़रूर लगाएं। हम समझते हैं ये गर्मी है और हम बहुत ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में खुश्की बढ़ जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसको बैलेंस रखें। नींद पूरी रहें, वक्त पे खाएं, सुबह जल्दी उठें और खाना मैक्सिमम 7-8 बजे तक ले लें। रात का खाना बहुत हल्का और सुबह कोई भी अच्छा आपने मुरगन गज़ा खानी है तो वो खाएं। जी, गर्मियों में ज़्यादा अब सब्जियों की तरफ आएँ। सब्जियां ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा खाएं, फालसा है, तरबूज है, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आप खाएं। और लस्सी अपनी जो सी खुराक है उसके अंदर लस्सी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लस्सी अगर आप पीते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा देती है, सेहत भी आपकी ठीक रहती है और गर्मी भी आपके कम और रहती अगैन है। अगर मीठी लस्सी पीनी है तो चीनी की जगह उसमें आप मिश्री डाल दें तो वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। शहद डाल दें, शक्कर डाल दें, डोंट पुट सफ़ेद चीनी, बिकॉज उसको तो जहर कंसिडर करती है पूरी दुनिया। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू। और व्यूअर्स यहाँ पे अपने शो को कंक्लूड करेंगे एक फाइनल रिक्वेस्ट के साथ। ये सब चीज़ें करनी है लेकिन 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। हमने आपको बाकी चीज़ें बताई हैं जो आप ऊपर से कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है। एंड बाय द वे, जब जैसे कि दोनों मेरी बहनों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पानी का कि आपने ये ड्रिंक्स पीनी है, मशरूब पीनी है, तो मशरूब में सॉफ्ट ड्रिंक नहीं आती, चाय कॉफ़ी नहीं आती। याद रखें कि चाय कॉफ़ी और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये आपके सिस्टम में से बहुत ज़्यादा आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और ये इसके अंदर जो कैफीन होती है वो आपको डिहाइड्रेट करती है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी कि मशरूब नेमुल बदल पानी का नहीं है कि हमने सारी ठंडी शरबत पी ली, मिक्सचर्स पी लिए, लेकिन पानी पानी है। आप ठंडे शरबत पी रहे हैं लेकिन वही बात कि 8 से 10 ग्लास प्योर पानी पीना लाजिम है। और ये हमने बात इसलिए इतनी एम्फसाइज शुरू में नहीं की और बीच में नहीं की क्योंकि ये तो एक अंडरस्टूड बात है। हम तो सर्दियों में कहते हैं 8 ग्लास पानी कम से कम पीना है, तो गर्मियों में 10 से 12 ग्लास पिएं। स्पेशली जो लोग बहुत धूप में निकलते हैं, भाग दौड़ करते हैं, सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन होती है पानी ना पीने की वजह से। ये सब करें, साथ साथ जो हमें एडवाइस दी गई है वो फॉलो करें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत से नवाजे, आमीन। खुदा हाफिज़।